एडमिन में मेरी आवाज आ रही है? ओके। यस, हाँ, अब आप लोग बोलिए क्या कह रहे थे बेटा। सर सर आज सर फेज 2 इजी सीबीएसई हफ्ते का है। कोई चैप्टर पढ़ा देना। सर आज सीबीएसई का कोई चैप्टर पढ़ा देना। हाँ, सीबीएसई का ही चैप्टर करेंगे हम लोग, जैसे कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट है। ओके। वो सर है, नहीं आ फिर रहा उसके अभी। बाद वो नहीं आ आपका रहा सर। एनटीएससी में। ठीक है, एनटीएससी का है। फिर इसके बाद आपके क्लासेस चलेंगे, और बैक टू बैक आपके जो है फेज 3 के क्लासेस चलेंगे सोशल में। थोड़ा कमर कस के रखना। ठीक है। अगले 15-20 दिन के अंदर आपके सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। विद इन 15-20 डेज और मैक्सिमम 25 डेज वी विल कवर अप ऑल सिलेबस ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। तो ओके थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, सारे चैप्टर 20 डेज 25 डेज के अंदर कवर अप हो जाएंगे ऑलमोस्ट। सर समझ में आ रही फेज है 2 का बात? टेस्ट इसी हफ्ते है। फेज 2 का टेस्ट आपका डिसाइड होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब है कब नहीं है। ठीक है। तो जस्ट वेट, and within 20-25 days we will cover up entire course of social science, before 13th of December आप तैयार होके जाओगे वहां पे पेपर देने। सर ओके। सर मेरा एक जनरल डाउट था कि सर जो नाइन्थ के मेरे हाँ। टॉपिक्स छूटे हुए हैं, सर उनमें हम्म। से बस फैक्चुअल चीजें मैं याद कर लूं क्या? जो फैक्चुअल चीजें हैं, हाँ, याद कर लो। फैक्चुअल चीज और डेट्स। क्योंकि हाँ, याद सर कर। एनटीएससी तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ना, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की शायद मुझे हाँ, जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा एनटीएससी का। ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे अब। और जो है कि उस टेस्ट सीरीज को आप क्या करना, अच्छे से करना। साथ ही साथ आप ये करना कि डीपीपी सॉल्व कर लेना 9th और 10th की। आई थिंक जो बच्चे यहाँ पे 9th कर चुके हैं उनके पास ऑलमोस्ट हर चैप्टर के डीपीपी हैं, है ना? सर उस यस मेरे सर। पास डीपीपी को नहीं फिर है। से करेंगे। हाँ, जिनके पास नहीं, हमको प्रोवाइड हो सकता है करा दी जाए, मैं बोल दूंगा सर तुरंत। कोर्स में भी अवेलेबल है ये, कि मतलब कि- 10th के बच्चे भी 9th की डीपीपी कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो स्टोर अवेलेबल। में चेंज होके भी हो जाएगा। ओके। अच्छा, हो सकता है सर। सर आज पढ़ाओगे कौन सा हाँ चैप्टर? आज हम लोग जो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट करेंगे। ठीक है। ओके सर। सभी बच्चों ने एनटीएससी का फॉर्म भर दिया? उद्देश्य। सर आया नहीं सर एनटीएससी का अभी तो। सर आया सर ही अभी तो नहीं है। पता नहीं सर। उद्देश्य, सर आया ही नहीं वहाँ पे। वेट करो। एम आई ऑडिबल? उद्देश्य, आपको मेरी बात यस आवाज सर। सुनाई देती? आपको फॉर्म मिला? सर एंटी सर स्कूल में बात करी थी सर, स्कूल वाले कह रहे हैं कि जब हमारे पास आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और सर भावना मैम से बात हुई थी, कैल्विन की एकेडमिक्स मैम है, तो सर मैम मैम का भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने कहा था हर्ष सर से बात करो। तो सर जब हर्ष सर से बात करी थी, वो कह रहे थे जब आएगा हम करवा देंगे। ओके, तो मैंने आपके पेरेंट्स से बात हुई थी आई थिंक, या किसी और से, जो है कि मैंने लिएसन ऑफिसर का बताया था, नंबर बताया था। आप में से कितने लोगों को पता है एनटीएससी के बारे में? सर यस सर, हो रहा है इस बार मुझे पता है एनटीएससी हो सर। रहा। मैंने कांटेक्ट भी किया था लाइजन ऑफिसर कहाँ को, से तो फॉर्म? लाइजन हाँ। ऑफिसर ने कहा था कि आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा, उसे आप स्कूल में दे देना भर के, और वो स्कूल वाले उस पे साइन करके जो है आपको दे देंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म है कहाँ? हाँ सर, अभी नहीं आया, जब आएगा तब उन्होंने सर बताया। रिलीज नहीं हुआ है अभी। हाँ, तेरह आएगा सर दिसंबर हो को रहा है इस है। बार सर एनटीएससी। 13 दिसंबर को। सर 13 दिसंबर को तो है। आप बहुत से लोग स्टेट्स के लेसन फॉर्म ऑफिसर निकल का चुके जो हैं। है कि नंबर निकाल लेना। नेट पे होगा, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अलग अलग स्टेट और यूटी के लेसन ऑफिसर के जो है नंबर दिए हुए हैं, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के भी दिए ये हुए हैं। सर पढ़ा था। उसको नोट कर लो, और जो है कि फोन करते रहो। कुछ कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो एनटीएससी कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, हम नहीं कराते। तो उन बच्चों को भी जो है कि पर्टिकुलरली लाजपत नगर जाना होगा, वहां से फॉर्म कलेक्ट करके प्रिंसिपल से साइन करा के फिर वहां सबमिट करना होगा। थोड़ा सा इसमें ये पेन लेना होगा अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल ऐसा कहता है कि हम नहीं कराते, क्योंकि कुछ हैं स्कूल जो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। बट आपको जो है प्रोएक्टिव रहना होगा, आपको जो है उसको अपने एंड से जाके उसको कंप्लीट करना होगा, है ना? सर ये वन। हमें पता कैसे चलेगा कौन से स्कूल से हम कि हमारा स्कूल अगर सपोर्ट करेगा नहीं करेगा हमें? नहीं नहीं, तो आपके स्कूल खुद ही बता देंगे ना। अब 13 दिसंबर को एग्जाम है, पेपर आया है, जो है कि फॉर्म आया नहीं आया, तो पेपर वो स्कूल वाले क्लियरली बता देंगे करना क्या है।
स्कूल वाले से पूछो आप कराओगे, बोलेंगे हाँ ठीक है वेट करो, नहीं कराएंगे हाँ या ना जो भी वो बताएंगे उस हिसाब से आप डिसीजन ले लो। ये तो आपके ऊपर है ना। यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। बस। एनी अदर डाउट? सर हाँ सर एक डाउट था कि सर हम ये कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में रीजनल पार्टीज डिड गेट द रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट ओनली। नहीं, if India has a multi-party system, so state party, regional party also become a part of coalition government. You know, a coalition government at the center or the state level. Multi-party system means दो से ज्यादा पार्टी यहाँ पे एक्टिव हैं और यस एक्टिव हैं, वो नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं। सर सेंट्रल कैबिनेट में अपॉइंट भी किए हाँ जाते ऐसा भी हो हैं सकता है, सीट के शेयर के हिसाब से जो है मिल सर। जाता है। सर इलेक्टोरल ऑफिसर के बारे में बता दीजिए, जैसे वो क्या डीबीएस होता में है, क्वेश्चन कैसे भी था उसका एक, अपॉइंट होता कि उसे है? फंड कहाँ से मिलता है और उसे कौन बनाता है। यस सर। इलेक्टोरल से डीपीपी कहाँ पे क्वेश्चन था? सर डीपीपी में है सर डीपीपी में इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर सर, क्वेश्चन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये सर। हाँ यस सर, तो उसके बारे में क्वेश्चन बता नंबर दीजिए सर। आपने खुद से उसको नहीं देखा? सर मैंने देखा तो उसमें बस फैक्चुअल चीजें आ रही थी, जैसे? तो मुझे लगा कि कुछ और भी चीजें हो सकती है, तो फिर इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ अच्छा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन था हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अच्छा तो सर हो उसमें अपॉइंट ऑप्शन, बोलो। तो सर उसमें ऑप्शंस थे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, डी ऑप्शन था जिसमें कि सर एक मिनट सर डीपीपी में निकाल के दे रहा हूँ, उसमें मेरे को ऑप्शन याद नहीं है ढंग से। यस सर, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, कहाँ गया इलेक्शन सर। बोलो। सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, सीएम ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन कंसल्टेशन इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। ओके ठीक है, फिर तो सर इसमें से उसके कौन सा बाद? सही होगा? और सर पूछा गया है कि हु चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ इलेक्टोरल का इज अपॉइंटेड बाय। यस हाँ तो सर। ऑप्शन इसमें कौन सा है? विच वन इज सर डी ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट बताया था, डी चीफ इलेक्शन ऑप्शन। कमीशन। अच्छा डी ऑप्शन करेक्ट। और बच्चों, और किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बारे में? कोई डाउट है किसी बच्चे का डी ऑप्शन से रिलेटेड? डी ऑप्शन नहीं कोई और ऑप्शन होगा? ओके तो ये सर मैंने इलेक्टोरल चीफ ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन करा था। हाँ तो डी ऑप्शन आई थिंक कौन सा है आपका? सर चीफ इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन कंसल्टिंग विद विद स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा इसको शॉर्ट में कहा जाता है सीईओ। पहले अब इसको ध्यान से सुनो, क्या कहा जाता है? सीईओ। और ये क्या होता है कि ओवरऑल चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, जो कि जनरल इलेक्शंस या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस वगैरह होते हैं। ओके तो उनमें ये हेल्प करते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर। समझ में आ रही बात? और प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट इनके भी इलेक्शंस में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यही है कि ओवरऑल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को जो है इफेक्टिवली क्या करना, एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, और देखना कि किसी भी तरीके से मैल प्रैक्टिसेस ना हो, ओवरऑल जो थिंग है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो, मतलब इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर वे में एग्जीक्यूट करना। दैट्स ऑल। समझ में आई बात? क्योंकि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा मेजर टास्क है। तो यू नीड समवन, सम हेल्पिंग हैंड हु कैन हेल्प यू आउट, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और उसके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हर ऐसा तो नहीं है पूरे इंडिया में जो है कि वो सारी चीजों को देख सकते हैं। उनके लिए नंबर ऑफ जो है उनके नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स हैं जो उनके से लिए गए डिसीजंस को या ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।
और वो सीईओ के भी अंदर जो है कई सारे लोग होंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, है ना, सब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझ में आ रही सर है बात? वैसे अपॉइंट कौन करता है इसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टेट में है, स्टेट 1, स्टेट 2। सर ये सीईओ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों सेम है क्या? नहीं, सर वो उसके अंडर आता है सीईओ। तो मैंने आपको भी सर बताया ना, हर स्टेट का अपना एक सीईओ होता है जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में चीफ इलेक्शन कमीशन की हेल्प करता है, ठीक है। हर स्टेट का अपना एक सीईओ होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके सर, ओके सर। हाँ, यस सर। जो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से वो सर। लेंगे। हाँ बताइए। सर मैं डाउट था कि जैसे कि हम जानते हैं सर, इंडिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सर उसे अलायंस बना के वो मेजोरिटी हासिल कर पाती है सर। तो ऐसा सर करते अगर कोई हैं, ऐसी गवर्नमेंट है और उसने कोalition किया। वेट, क्या नाम है आपका? उदय। उदय, वी विल हैव अ क्लास ऑफ डाउट ना 5:30 से 6, क्या हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं? ओके कर सर। सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक सेपरेट जब यस क्लास है तो हम लोग वहां पे थॉरोली डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और डीपीपी आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने लोगों ने कर लिया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर सारी डीपीपी डन। हाँ, तो डीपीपी आप सभी लोग अपना करके रखना। अ, आपके चैप्टर का क्या नाम है? पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। यस यस सर। सर, चैप्टर Yes, नंबर sir. 5। पॉलिटिकल साइंस। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। अब ये बताओ, ओवरऑल डेमोक्रेसी में, ठीक है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या होता है डेमोक्रेसी में? अगर आप चेंजेस देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज क्या गौर करनी होती है? सबसे बड़ा रोल किसका होता है? सर रूल ऑफ द सर पीपल, सर पीपल। मेजॉरिटी। सर पीपल। लोगों का। सर लोगों का। हाँ, पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। क्या है? पीपल पार्टिसिपेशन। तो पीपल पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा वो जो है रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। और जितने ज्यादा जो है लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा डेमोक्रेसी पे क्या पड़ेगा? वो डेमोक्रेसी उतना ज्यादा इवॉल्व होके आएगी। वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस वहां पे और ज्यादा क्या होगा? एनहेंस होगा, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल मेनली डिस्कस कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्रीज, हालांकि यहाँ पे लैटिन अमेरिका में बोलीविया और नेपाल के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। दो हम लोगों ने और भी कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। पर्टिकुलरली इन क्लास 9th ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ डिफरेंट चेंजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, दो कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कैसे पीपल पार्टिसिपेशन अफेक्ट करता है ओवरऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ओके। और मूवमेंट और प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल होता है? हम लोगों ने जब पावर शेयरिंग पढ़ा था तो फोर्थ वाला क्या पढ़ा था? टाइप पढ़ा था। तो उस फोर्थ वाले सर टाइप में हम लोगों ने मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स था। मैंने वहां पे डिस्कशन भी किया था कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डील करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम वही चीजों को डील करेंगे और समझेंगे। तो आप लोगों को जो है कि इसमें अब, क्योंकि ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ ओवरव्यू देना है ना, सिर्फ चीजों को समझाऊंगा मैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना सेपरेटली, क्योंकि पिछले बार लोगों ने, बच्चों ने कहा था कि सर ये तो सर डिलीटेड है, तो ये एनटीएससी में आएगा। और एनटीएससी में मैंने कहा कि देखो कुछ भी आ सकता है और करना चाहिए हमें। हम लोगों ने किया उसे और उसमें से क्वेश्चन आया था एनटीएससी। बैमसेफ के बारे में पूछा गया था, अभी हम लोग भी देखेंगे बैमसेफ क्या है। तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ही इसको स्टार्ट करना है और वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। और ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। देखो,
यस सर। यस। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। तो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट में आप हाँ, popular struggles and movement में we will see how struggle took place in country like Nepal and Bolivia, ठीक है, and what was the result, ठीक, what result we found over there, and how things will evolve in democracy when people participate in democracy. तो popular struggles in Nepal में आप देखोगे movement for democracy in Nepal. So here in movement of democracy in Nepal में earlier Nepal was under monarch, ठीक है, मोनार्क में था, बट वहां पे एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, एक मूवमेंट ऐसा हुआ कि वहां का जो मोनार्की था वो डिस्टेबलाइज हो गया और डेमोक्रेसी वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। तो अब इसका कारण क्या था? व्हाई मोनार्क वाज ओवरथ्रोन, व्हाई पीपल पार्टिसिपेटेड टू हैव अ डेमोक्रेटिक रूल, व्हाई डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट इंक्रीज्ड इन द पीपल अमंग द पीपल ऑफ नेपाल। तो वन ऑफ द बेसिक रीजन, ठीक है, आप देखो नेपाल इज अ बफर स्टेट, ठीक है, बफर स्टेट हियर रिफर्स टू अ कंट्री जिसके आसपास एक काइंड ऑफ अ सैंडविच कंट्री बिटवीन टू बिग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। तो बफर स्टेट है, तो बहुत छोटा सा स्टेट। तो एक जगह आप देखो कि कम्युनिस्ट रूल कर रहा है, उसके नॉर्दर्न साइड, उसके सदर्न साइड डेमोक्रेसी है। तो और डेमोक्रेसी है नेपाल के सदर्न साइड। तो इस डेमोक्रेसी जो चीज है, आप जानते हो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फ्रॉम द वेरी पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी नेशन स्टेट कैसे बना, कैसे नेशन स्टेट इवॉल्व होके आता है, कैसे लिबरल थॉट्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से होके जो है पूरे यूरोप में फैला हो, अमेरिका तो हालांकि उससे पहले ही था, 1776 में ही था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस तरीके से नेशन स्टेट और डेमोक्रेसी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो पहला फेज जो था आपका, वो आपका नेशन स्टेट का था, वो स्लो था, ठीक है, ये पहला फेज था, पहला वेव था। फिर दूसरा वेव आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया, जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज क्या बनते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरा फेज आता है, ठीक है, 1990s के 80s 90s में, जो कि वो क्या बनते हैं वहां पे, कंट्रीज लाइक नेपाल, वहां पे डेमोक्रेसी बनते। मतलब एक अलग अलग वेव चली। इवन आप जानते हो कि 1990s और 91 के पीरियड में भी, ठीक है, अब यूएसएसआर का क्या हो गया था, यूएसएसआर ब्रोक आउट, स्प्लिट हो गया था। तो उसमें भी कारण आपका यही था, डेमोक्रेसी। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड डेमोक्रेसी, नॉट सोशलिज्म। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कंट्रीज बनती है, नेपाल उनमें से एक था। तो बेसिक थिंग इसमें देखो क्या क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करो, ठीक है। अब इसके आगे वाले जो चैप्टर्स पढ़ोगे वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप चीजों को समझ रखा है तो। अब आते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट नेपाल विटनेस इन अप्रैल 2006, ओके। ये जो मूवमेंट था किसके लिए था? डेमोक्रेसी को वहां पे फिर से क्या कर देना, रीस्टोर कर देना, ठीक है। और नेपाल वॉज अमॉन्ग द थर्ड वेव कंट्रीज। मैंने अभी वेव के बारे में आपसे डिस्कशन किया है, क्या वेव होता है। और किंग वहां पे हालांकि था हेड ऑफ द स्टेट, आप जानते हो, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो किंग वाज फॉर्मली रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट, द रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो किंग वीरेंद्र जो थे वहां के, उन्होंने ये ट्रांजिशन एक्सेप्ट कर लिया था कि फ्रॉम एब्सोल्यूट, उस समय जब ये ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, मोनार्क से और ये आपके डेमोक्रेसी में, तो वीरेंद्र ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। वीरेंद्र वाज द किंग ऑफ नेपाल एट दैट टाइम, है ना। बट उनको मार दिया जाता है इन 2001, मिस्टीरियस किलिंग हो जाती है वीरेंद्र की। अब जब वीरेंद्र चले जाते हैं तो फिर आते हैं ज्ञानेंद्र। आफ्टर वीरेंद्र यू विल फाइंड किंग ज्ञानेंद्र केम इनटू पावर। अब उसको अच्छा नहीं लगता था कि हम अपने पावर को क्यों शेयर करूं, ठीक है। आप जानते हो कि कोई आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा, लुइस 16 ने भी कहा कि हाँ, जो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बना है वो उसके टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क था, है ना। फिर आपने पढ़ा जार निकोलस, ठीक है, उनका भी जो ड्यूमा बना था, ड्यूमा इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। वो कई बार ड्यूमा को डिसॉल्व करता गया। यहाँ पे भी किंग ज्ञानेंद्र जो थे नेपाल के, इन्होंने
जो है कि was not prepared to accept democratic rule. It took advantage of unpopularity of the democratically elected government. इन्होंने यहाँ पे के जो किंग थे, यहाँ के जो किंग कह रहा हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको डिसमिस कर दिया, ठीक है, और वहां से डेमोक्रेसी हटा दी। तो लोगों के अंदर जब डेमोक्रेसी की भावना थी और उसको फिर आप सडनली रिमूव कर देते हो, तो वो डेमोक्रेसी की भावना दब नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें इक्वालिटी आता है। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, ठीक है, आपने सब पढ़ा होगा, राइट्स पर्टिकुलरली आपने पढ़े होंगे जो कि बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को ये खराब लगता है, बुरा लगता है, वो इसके अगेंस्ट होते हैं, और जब एक अगेंस्ट होते हैं तो एक फ्रंट क्रिएट करते हैं उस किंग के खिलाफ, और उससे मनवाने की कोशिश करते हैं कि जो पहले था डेमोक्रेसी उसी को क्या करो, रीगेन करो, उसी को रीस्टोर करो। तो हुआ क्या, यहाँ पे ऑल जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी पार्लियामेंट की, एक पार्टी बनाती हैं, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस, एक अलायंस बनाते हैं, सॉरी, उसका नाम रखते हैं 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, और स्ट्राइक करते हैं काठमांडू में 4 दिनों तक। काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनटीएससी, वेरी इजी, ठीक है, काठमांडू आप जानते भी होंगे, तो अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंट के वे में वो क्या करने लगे, काम करने लगे। माओइस्ट अब कौन है, ये वैसे कम्युनिस्ट हैं जो आइडियोलॉजी ऑफ माओ चाइना के, ठीक है, माओ के आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, उसका लीडर आपका ये माओ जेडोंग, तो ये क्या करता है, इनके आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। वो चाहते हैं रूल, और वो चाहते हैं कि हम जो एग्रेसिव होते हैं, ये जो एस्टैब्लिश्ड या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसको विद एन आर्म्ड स्ट्रगल हम क्या कर दे, ओवरथ्रो कर दे, और वहां पे क्या बनाए, डेमोक्रेसी बनाए, या व्हाट्सोएवर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हेल्प लेते हैं, पीजेंट्स एंड वर्कर्स विल वर्क। तो यहाँ पे जब इस तरह के माओइस्ट आइडियोलॉजी से ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, 7 पार्टी अलायंस हैं, तो बहुत सारे लैक ऑफ पीपल्स के ऑन स्ट्रीट। अब जो ओवरऑल पुलिस वाले भी थे, द पुलिस पर्सनल्स, है ना, द मिलिट्री पर्सनल्स, दे वर अनएबल टू किल लैक ऑफ पीपल हु वर देयर ऑन स्ट्रीट। अब जो पुलिस है, जो आपके मिलिट्री में है, वो भी तो एक क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो कैसे लाखों लोगों को मारे जब वो स्ट्रीट में आ गए और डिमांड कर रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की, ठीक है। 3 से 5 लाख पहुंच जाते, सोचो, वेरी ह्यूज नंबर, वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो 21 अप्रैल को दे सर्व द अल्टीमेटम टू द किंग। किंग से कहा कि नाउ द टाइम हैज कम, ठीक है, वैकेट दिस प्लेस, वैकेट योर पोजीशन, ठीक है। और उनको कंसेशन वगैरह दिया जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हटो यहाँ से और यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, किंग वॉज फोर्स टू कंसीड टू द 3 डिमांड्स। कौन से 3 डिमांड्स थे, यू विल फाइंड दैट कि पार्लियामेंट आए, पावर टू ऑल पार्टी गवर्नमेंट मिले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, ठीक है। तो ये मान लेता है किंग, और गिरिजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर वहां का बनाया जाता है, ओके। गिरिजा प्रसाद कोइराला अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2006 में वॉज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। पार्लियामेंट वहां कौन था, देवबा, आई थिंक, एक बार देख लेना, ठीक है। इसके पहले जो थे वो देवबा थे, जिनको हटा दिया जाता है वीरेंद्र द्वारा, ठीक है। तो सर इंटरिम गवर्नमेंट मींस, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अभी जो गवर्नमेंट है वो फॉर द टाइम बिंग है, हमारा अभी इलेक्शन होगा और प्रॉपर गवर्नमेंट अभी इलेक्शन के थ्रू बनेगा। इंटरिम फॉर द टाइम बिंग अ गवर्नमेंट व्हिच विल लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और वहां से फिर हाँ सर, माओ से चाइनीज एम्पायर था, चाइना का, माओ जेडोंग, हाँ, कम्युनिस्ट। सर। तो हम ऐसा यहाँ से कह सकते हैं कि बफर स्टेट्स में जो है आसपास के स्टेट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो कि इन्फ्लुएंस करती है। फ्रांस में भी जब ये इवॉल्व हो रही थी, हालांकि नाम डेमोक्रेसी नहीं रखा गया, बट जो वहां पे काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग ओवर देयर, इट इन्फ्लुएंस्ड द रेस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप। Whenever it sneezes, the entire Europe catches cold. Yes, sir. पढ़ा है ना?
Yes, sir. ड्यूक Duke Metternich, मेटरनिक ने बोला था। Vice Chancellor of Prussia. तो SPA and the MOIST came to an understanding about how the new फिर Constituent Assembly बनाएंगे, ठीक है, और मोनार्की फिर abolish हो जाती है 2008 में, और वहां पे क्या बन जाता है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 तक आ जाता है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रगल इन नेपाल हेल्प पीपल टू रीगेन डेमोक्रेसी, ठीक है, और वो पीपल वहां के थे जब वो स्ट्रीट पे आए तभी ऐसा हो पाया, अदरवाइज इट वाज वेरी इम्पॉसिबल टू रीस्टोर डेमोक्रेसी इन Nepal. So this was the kind of struggle happened in Nepal. Now we will move to Bolivia. Bolivia में क्या है, यहाँ पे water war था. In Bolivia you will find water war. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, इसमें प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है, what you will find privatization of supply water, ठीक है, ठीक है, वाटर सप्लाई का यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन। एज यू नो, एज यू ऑलरेडी स्टडीड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आई डिस्कस्ड ओवर देयर, है ना, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो आई टोल्ड यू ओवर देयर दैट दीज प्राइवेट सेक्टर दे ओनली नो प्रॉफिट, they will work only when they will earn profit. Okay, so when they came to power, means when they took the power of, or you can say authority of supplying water in Bolivia, they raised prices of water indiscriminately, है ना। वहां पे ऐसे लोग जहाँ पे लोगों की तनख्वाह 5,000 के लमसम में है, ठीक है, वहां पे 1,000 का अगर पानी का बिल आ जाए तो कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। एवरेज इनकम जहाँ पे 5,000 रुपया है लोगों का, वहां पे लोगों का जब पानी का बिल ही 1,000 आ जाएगा तो लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे ऐसे सिचुएशन में। और बोलीविया ने क्या किया कि ये लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो है कि हम अपने वाटर सप्लाई को किसी एमएनसी को दे देंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ एमएनसी के बारे में बताऊंगा। तो दे हैव इमेंस पावर, एमएनसीज के पास बहुत पावर होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी मैंने बताया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी ए बने, पॉलिटिकल पार्टी 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर ये हैं, ठीक है, अगर ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन तो इनको फंडिंग होती है। तो डिफरेंट एमएनसी क्या करती हैं, फंडिंग करती हैं। मैंने बताया एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो 4-5 पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहा है, किसी एक का ही बनेगा, ऐसा कुछ बताया था पॉलिटिकल पार्टी। यस सर, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है। तो सर इसलिए प्रेशर ग्रुप में आते हैं ना। हाँ, कौन प्रेशर ग्रुप में आते हैं सर? ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एमएनसीज, दे प्रेशर ग्रुप में नहीं आते हैं। ये प्रेशर ग्रुप में स्पेसिफिकली आ सकते हैं अगर इनके साथ जो है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, अनफेयर है। और पर्टिकुलरली जब वो इंडिया जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से वो बिलोंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक एमएनसी है जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, हालांकि एमएनसी जल्दी प्रेशर ग्रुप नहीं बनाते, ठीक है, एमएनसी का अपना क्या होता है, प्रॉफिट का मेन मकसद होता है कि उनको प्रॉफिट मिले। किसी भी नेशन में वो जाते हैं तो उनका मेन मकसद क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, देन ओनली दे विल गो टू दैट प्लेस, दैट कंट्री। और कंट्री भी उनको बुलाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सर बोलीविया ने सर वर्ल्ड बैंक को क्यों माना? वर्ल्ड बैंक, आप जो है कि देखो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन लोगों से अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको लोन देते हैं, ठीक है। और ओवरऑल आप जानते हो, अभी मैं आप हालांकि नहीं जानते हो, ठीक है, बट सभी समझोगे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सेटअप क्यों हुए थे। ये सेटअप इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलपिंग नेशन को एक्सप्लॉइट कर सकें। अब तो कॉलोनी बना के नहीं कर सकते, तो कुछ पैसे देकर उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन लगा के उनको उनके रॉ मटेरियल अभी भी यूज कर सकें। अल्टीमेटली द डेवलप्ड नेशन रिक्वायर रॉ मटेरियल एट चीपर रेट एज वेल एज दे रिक्वायर मार्केट टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ से हो पाएगा? देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फंडेड होता है ज्यादातर डेवलप नेशन के पास से। और डेवलप नेशन में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? अमेरिका, यूएसए, ठीक है, तो वो पैसा देंगे। अभी आप ही हाल ही में सुना होगा, ट्रम्प ने कहा है कि
क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा रोल रशिया, चाइना, इंडिया का नाम लिया है, डेवलपिंग नेशन। और में आ रही बात? अनएम्प्लॉयड में भी उन्होंने सबको मतलब अनएम्प्लॉयड को पैसे बांटे थे। सर लेकिन अभी रशिया तो डेवलप्ड है। रशिया डेवलप्ड है? यस सर। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेना। रशिया ग्रेट पावर में तो आता ही है रशिया, ठीक है। तो रशिया ग्रेट पावर में आता है, बट पॉवर्टी वहां पे भी रीसरफेस हुई है, ठीक है, बट नॉट एज दैट, एज मच एज अमेरिका, ठीक है। वी कैन नॉट कंपेयर रशिया विद अमेरिका, ठीक है। जापान भी डेवलप्ड है, चाइना डेवलपिंग में है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट पे आते हैं, उसको देख लो। वर्ल्ड बैंक pressurized government to give up its control on municipal water supply, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन याद रखिएगा, कंपनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट फॉर द सिटी ऑफ कोचाबम्बा, ये याद रखिएगा, कोचाबम्बा के जो है सप्लाई को उन्होंने ओके कर दिया था। और लोगों की बिल क्या हो गई थी, 1000 तक आने लगी थी, जहाँ पे एवरेज सैलरी ही 5000 थी, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसी चीजें जब होंगी तो क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। और जब ऐसा प्रोटेस्ट होता तब देखा जाता है कि 2000 में एक नया अलायंस बनता है, ठीक है, लेबर का, ह्यूमन राइट्स का, कम्युनिटी का, और स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि हम आपकी बात को मानेंगे, और क्या करते हैं, पहले तो मार्शल लॉ के एनेक्टमेंट की बात करते हैं, फिर देखते हैं प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है तो उनकी बातों को मान लिया जाता है, इनके बोलिवियंस के। और एमएनसीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर से वाटर सप्लाई नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट ओल्ड रेट्स पे दे रही थी उसी रेट्स पे अब फिर से वो देने लगती है। तो दोनों जगह पे हमने दोनों जगह पे देखा क्या कि किस तरीके से स्ट्रगल करने से आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओगे, अपनी बात रखवाओगे तो आपकी बात मानी जाएगी, बट वो कलेक्टिवली होना चाहिए, तभी हो पाएगा एक मेजर चेंज। यस, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, बोलो। सर तो तब नहीं था क्या, तब कैसे खत्म हो गया प्रेशर वर्ल्ड बैंक का? अरे वर्ल्ड बैंक का प्रेशर तब कैसे खत्म हो गया? अब जब अनरेस्ट है तो कैसे उसको सही कर सकते हो? वर्ल्ड बैंक तो कुछ तो करेगा उस अनरेस्ट को खत्म करने के लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट आपका उनसे ले लेंगे, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन फिर चेंज हो जाएगा ना। अब वो एमएनसी आए, ठीक है, एमएनसी तो तब आके वर्क करेगी ना जब वहां पे लोग उसको वर्क करने देंगे। समझ में आ रही है बात? जो स्ट्रीट पे आ सकते हैं तो वो एमएनसी को तोड़ फोड़ भी तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहेगी हम क्या करें, पुलिस मिलिट्री कहेगी भाई लाखों में लोग हैं, हम किस पे गोली चलाएं अपने लोगों पे, तो वर्ल्ड बैंक फिर मानेगा? ओके सर, फिर मान जाएगा ना। चलो, यस सर। तो ये यही है, ठीक है। अगर आपने डिमांड को फुलफिल कराना होता है डेमोक्रेसी में, और जो कि अनजस्ट डिमांड, जो अनजस्ट लॉ है, ठीक है, तो आप अपने स्ट्रगल के थ्रू आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उसको कर सकते हो, उसको सक्सेसफुल बना सकते हो, अपनी डिमांड को फुलफिल करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उस सिग्निफिकेंट पॉइंट्स एक बार रीड करो, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन रीड करेगा? एनीवन आउट देयर? सर आ रहे हैं? हाँ पढ़ो। सर डेमोक्रेसी से ना? हाँ डेमोक्रेसी, हाँ मैंने टिक किया है। Okay, sir. Democracy evolves through popular struggles. It is possible that some significant decisions may take place through consensus and may not involve any conflict at all. But that would be an exception. Defining moments of democracy usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who aspire for a share in power. These moments come when the country is going through transition to democracy, an expansion of democracy or deepening of democracy. Great. अब ये देखो, ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन टू डेमोक्रेसी, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग जब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ट्रांजिशन के पीरियड में देखो, जो पावर होल्ड करता है, ठीक है, वो पावर कभी भी शेयर नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। तो पावर एक ट्रांजिशन, अब जैसे कि आपने डेमोक्रेसी में सपोज मोनार्की से आप ले आते हो डेमोक्रेसी में, तो भी एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में स्ट्रगल करना होगा।
एक ऑलरेडी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है पर पावर बहुत ज्यादा शेयर नहीं है, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करोगे, तो फिर वो क्या होगा, उसको पावर को शेयर करना होगा, ठीक है। और डीपनिंग तब होता है जब हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में आप क्या कर लें, डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखो कैसे होता है, अगर सपोज आज के डेट में वी नो, ठीक है, कि दैट देयर इज 1/3 रिजर्वेशन फॉर women in local government elections, but ultimately when we will do a survey, or as per the survey you will find that most of the decisions of these women are taken by their male counterpart. So what was the need of doing this 1/3 reservation? Few women are there who are independent and taking decisions by themselves. Men are taking decisions, so it's another way of giving out power to men, है ना। तो ये डीपनिंग नहीं हुआ। डीपनिंग कब होगा, जब women themselves क्या करेंगे, डेमोक्रेसी में पावर एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस विल रेफर टू डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर देयर कि अब डेमोक्रेसी में पावर का स्ट्रगल्स के थ्रू आप पावर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसमें। और पावर क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में स्ट्रगल होता है, प्रेशर होता है, तभी होता है, नहीं तो वो नहीं होता। पावर कोई ऐसे ही नहीं दे देता कि ये जो आप पावर रख लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Democratic conflict is resolved through mass mobilization. Sometimes it is possible that the conflict is resolved by using the existing institutions like the parliament or the judiciary. But when there is a deep dispute, very often these institutions themselves get involved in the dispute, and the resolution has to come from outside, from the people. हाँ, कभी कदार जब ऐसा कोई पोर्शन आता है कि कुछ बहुत मेजर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट लाइक SCBC, पढ़ा है इसके बारे में आपने? सर सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड, वेरी गुड, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो वहां पे जब डिस्प्यूट बढ़ता चला गया तो इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वहां पे इंदिरा साहनी केस, यू माइट बी रिकॉलिंग इट राइट नाउ, है ना। इंदिरा साहनी केस आता है और उस इंदिरा साहनी केस के जरिए उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है ना। तो वो तो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो गया, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट्स जिसमें कि इंस्टीट्यूशन भी कुछ ना कर पाए, वो उसका रेजोल्यूशन फिर बाहर से आता है कि अब ऐसे सिचुएशन का क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए। कुछ ऐसा जो कि जिसका लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वो लॉ अभी तक आया क्यों नहीं, इंस्टीट्यूशन भी क्या कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन भी जब कुछ ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं तो उसमें साइड हो जाते हैं और फिर पीपल के डिमांड के बेसिस पे वो लॉ इनकॉर्पोरेट किया जाता है, चेंजेस लाया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला पढ़ो। These conflicts and mobilizations are based on new political organizations. True, there is an element of spontaneity in all such historic movements, but the spontaneous public participation becomes effective with the help of the organized politics, and there can be many agencies of the organized politics, and these include political parties, pressure groups, and movement groups. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, ठीक है। अब पीपल डिमांड को फुलफिल करना है, ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप। और याद रखिएगा, मीडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो पीपल डिमांड्स को देखते हैं सोशल मीडिया में, कितना पीपल डिमांड कर रहे हैं, और उसी को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। और जब उसको हाईलाइट करते हैं तो गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे उसको फुलफिल करना पड़ता है। समझ में आई बात? जब एक ही मीडिया है, कोई ऐसी चीज को हाईलाइट कर रहा है जो कि पीपल चाहते हैं, अगर वही चीज हाईलाइट होती है तो उस मीडिया का लोकप्रियता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो फिर अपना डिमांड रख देता है। भाई ऐसे नहीं, ऐसा होना, जब लोकप्रियता किसी एक पर्टिकुलर मीडिया की बढ़ जाए तो समझो कि वो पीपल डिमांड पे ही हो रही है, काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके डिमांड को फुलफिल कराने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। या ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स हुआ। इज दिस क्लियर? यस सर, एक बार दोबारा बता दीजिए ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चलिए, ठीक है। व्हाटएवर यू नीड, व्हाटएवर इज योर एस्पिरेशन, फुलफिल दैट एस्पिरेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोटेस्ट, यू शुड गो फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट,
protest, not with armed. You should not go there with arm. You should have an assembly, but that should be unarmed. ठीक है, आप स्ट्रगल करिए, प्रोटेस्ट करिए, बट एक पीसफुल तरीके से करिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए, जिसका कोई एक सेंस निकले। समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया was not led by any political party, it was led by an organization called FEDECOR, underline karo, can come in your NTSC examination। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया था बोलिवियन वाटर क्राइसिस में? FEDECOR। यहाँ पे इसमें लोकल प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये और फार्मर्स भी इसमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, मिडिल क्लास, सभी लोग, मतलब बड़े पैमाने पे ये वर्क कर रहा है, तभी तो इतने बड़े पैमाने पे लोग स्ट्रीट पे आते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोचमबम्बा एंड द सिटी ग्रोइंग पॉपुलेशन, होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो बहुत सारे लोग थे जो कि इस फेडेकोर के पार्ट थे, और यही फेडेकोर ने बोलिविया की जो वाटर प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कराने में लोगों की हेल्प की। ठीक है सर, यही पार्टी सर रूल में भी आ गई थी सर, लिखा है सर। बोलो in क्या? 2006 this party came in power in Bolivia। सर सोशलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था। हाँ, यहाँ पे द मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द सोशलिस्ट पार्टी, सपोर्ट किया था। ठीक है, बट लेड किसने किया? फेडेकोर ने किया। ओके, और यही सोशलिस्ट पार्टी बाद में क्या आती है? पावर में आती है। तो हम देख सकते हैं कैसे डेमोक्रेसी में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नेपाल में आप देखो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक SPA, ठीक है, सेवन पार्टी अलायंस एंड पीपल फ्रॉम माओइस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, कैसे उन्होंने वहां पे एक ट्रांजिशन को रीच आउट करने में, एक ट्रांजिशन के होने में हेल्प आउट किया था। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस लाइक, ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेडेकोर ने हेल्प किया, है ना। तो किस तरीके से चेंजेस आ गया? मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन मीन्स संगठित करना लोगों को। दिस इज अ वेरी बिग टास्क। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो और उसमें सभी को क्या कर लो? यूनाइट कर लो। तो वेरी बिग थिंग। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इफ आई नो दिस, ठीक है, आई केम टू हियर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कि आज के डेट में आपकी पढ़ाई आने वाले समय में, एज यू आर इन क्लास 10th, यू विल गो इन ऑब्वियसली 11, 12, ठीक है, तो वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, ठीक है, 1, 2, 3 months। तो इसमें याद रखिएगा, आने वाले पढ़ाई में, ठीक है, आप थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग रखिएगा, एनालाइज करिएगा चीजों को, महसूस करिएगा। इवन मैथ्स में आप आर्ट इंटीग्रेटेड, आप जो है टीचिंग देख रहे होंगे, आपके स्कूल में हो रहा होगा। यस सर, हमारे स्कूल में पीसा बेस्ड चल रहा है और इस बार के पेपर भी पीसा बेस्ड हो रहे हैं। यस हाँ, तो अब थोड़ा सा वे अपनी पढ़ाई का चेंज कर दो। कुछ भी पढ़ो तो उसका एनालिसिस करो, सोचो ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं हुआ, दूसरे तरीके से। अब जैसे कि आपके साइंस में भी आर्ट इंटीग्रेशन है, एक जो है मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें भरतनाट्यम किस तरीके से मैथ्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। भरतनाट्यम हो रहा है और उसमें मैथ्स को सोचो कि जो उनके हाथ फैलाने का, ठीक है, डांसिंग का जो मोड है, उसमें कब राइट एंगल बन रहा है, कब एक्यूट एंगल, कब ऑब्ट्यूज एंगल। हर जगह कोई चीज देखो तो वहां पर मैथ्स, साइंस, सोशल दिमाग में घूमना चाहिए। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं अब ये लोगों को सोचने पे, लोगों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है, ठीक है, कोशिश कर रही है कि वो कि लोगों का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो क्या हो, बढ़े। ऐसे एक साइंटिस्ट सोचते हैं, हर एक जगह पे बस अपने सब्जेक्ट को सोचते हैं। समझ में आ रही है बात? और आर्ट को कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चलते हैं। चलो, आपके टीचर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो हर एक चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं कोई चीज यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो इसको रियलाइज करो डे टू डे एक्टिविटी में, ठीक है, और या तो फिर अभी तक जो अभी आपने देख रखा है या फिर जानते हो आप, उससे भी वो रिलेट कर सकते हो आप। तो ऐसे सोचा करो, समझा करो,
ठीक है, जब सोचोगे समझोगे तो आपकी जो है ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आई बात? और उसको डिस्कस भी कर सकते हो आप अपने ओके डाउट का। सर। यस सर। हाँ, तो ये सारा तो एक डायरेक्ट वे था जिसमें कि आप गवर्नमेंट पे क्या बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। अब बहुत सारे क्या है, इनडायरेक्ट वे हैं, ठीक है, और उस इनडायरेक्ट वे को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप इनडायरेक्ट वे में आप डेमोक्रेसी में प्रेशर बना सकते हैं। सर मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? संगठित करना। तो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें एक बार रीड आउट करो, समवन हु विल रीड। सर वैभव विशाल झा। पढ़ो। Pressure groups and movements. Pressure groups are organizations that attempt to influence government policies. अंडरलाइन कर लो। But unlike political parties, pressure groups do not aim to directly control or share political power. These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspiration, or opinions come together in order to achieve a common objective. ठीक है, प्रेशर ग्रुप सुनो प्रेशर ग्रुप में भी आप देखोगे फर्दर डिवीजन है, ठीक है, बट प्रेशर ग्रुप है क्या? प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरह से प्रेशराइज ही करते हैं, ठीक है। those who are not in power, they are also kind of pressure group, but they are putting pressure because they want to share power, they also want to be a part of the government, ठीक है, तो that's why they are pressurizing। और फिर देखोगे कि इसके अलावा भी और भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, पॉलिटिकल पावर को शेयर नहीं करना चाहते, बट दे नीड अ चेंज इन सोसाइटी। अब वो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। एक पर्टिकुलर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रख दिया, कुछ ऐसा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बताओ जिसमें कि आपने मास मोबिलाइजेशन देखा हो। हाँ, आपने देखा होगा अन्ना हजारे का, ठीक है, एंटी करप्शन बिल के सुना आप लोगों ने? यस सर, यस सर। आप लोग छोटे रहे होंगे, बट वो जंतर मंतर पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोकपाल बिल, यस याद आ गया मुझे, लोकपाल के अगेंस्ट, लोकपाल आयोग, लोकपाल होना चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट था। तो सोचो अलग अलग लोग, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्वेंट है, ठीक है, एक कोई टीचर है, तो अलग अलग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आपको मालूम है सोसाइटी में चेंजेस कौन लाता है? मिडिल क्लास, ठीक है, पढ़ा है हिस्ट्री में। यस सर, रेवोल्यूशन करते हैं सर, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उनसे नॉलेज भी होती है। नॉलेज भी होती है, तो वही क्या होते हैं, उस स्ट्रगल का पार्ट होते हैं। अलग अलग सेक्शन से हैं, बट उनके ऑब्जेक्टिव सेम है कि करप्शन को हटा दो, तो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल पावर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनमें से ज्यादातर ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पावर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रेशर ग्रुप है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके डिमांड्स को फुलफिल कराते हैं। अब जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा था इसमें? सर ज्योग्राफी में पढ़ा था। सरदार सरोवर डैम। वेरी गुड। मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आरटीआई आपने पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है, 2005 में आरटीआई आता है सर, राइट टू इंफॉर्मेशन देखा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, पीछे देखा था। कोपरा भी आता है। यस, आई विल टीच यू। इन एंटी लीकर मूवमेंट, ठीक है, विमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, कई सारे मूवमेंट आते हैं, ठीक है। ये क्या है? सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें चेंज चाहते हैं, ठीक है, और ओवरऑल डेमोक्रेसी को और ज्यादा इवॉल्व करके देखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपेन करना चाहते हैं, ब्रॉडन करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनके जो वे ऑफ वर्किंग है वो एक ट्रांसपेरेंट वे में हो, एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी देखने को हमें मिले, ठीक है। गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट की तरह वर्क करे, एक अकाउंटेबिलिटी अपनी शो करे अगर कुछ प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। आज के डेट में अगर दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अगर रिएक्ट ना करे इस पोल्यूशन को, जो अभी फिर से आप देखोगे PM 2.5 और PM 10, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि इसका जो नॉर्मल माइक्रोग्राम है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाता है तो हम कहते हैं कि वो डेटोरिएट हो रहा है। तो ये आप दोनों का फाइंड करके आओगे। पर्टिकुलेट मैटर आई थिंक आप जानते होंगे, PM 2.5 और PM 10, इसका फाइंड करके आओगे। अब देखोगे तो अब देखोगे धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, यहाँ का वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है,
ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर नहीं करेंगे लोग, अगर जो है कि प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर से प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, कहेंगे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाई यू आर देयर इन पावर, यू शुड नॉट बी देयर। तो इसीलिए तो अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं जिसमें कि लोग उसको फेस करेंगे, प्रॉब्लम झेलेंगे, तो वो आएंगे, प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि आप नेसेसरी चेंजेस लाइए। समझ में आ रही है बात जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको? यस सर। Yes, sir. अब आ जाओ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, इसको रीड करो। Okay, sir. Usually, interest groups seek to promote the interest of a particular section or group of society. Trade unions, business associations, and professional lawyers, doctors, teachers, etc. bodies are some example of this type. They are sectional because they represent a section of society, workers, employees, business persons, industrialists, followers of a religion, caste groups, etc. Their principal concern is the betterment and well-being of their members, not society in general. अब देखो, Sometimes, अब वेट, अब देखो यहाँ पे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? ये भी देखो एक तरह का प्रेशर ग्रुप ही है, बट इनका एक इंटरेस्ट एज द नेम सजेस्ट सेक्शनल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, तो इनका एक अपना, जैसे सपोज एम्प्लॉय का है, ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज का है। बैंक एम्प्लॉयज अगर देख रहे हैं कि उनके टीए डीए नहीं बढ़ रहे हैं या उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, वो किस पे चले जा सकते हैं? स्ट्राइक पे चले जा सकते हैं। और जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो मतलब पूरे एम्प्लॉय जाएंगे बैंकों के, ऐसा नहीं है कोई एक जाएगा और बैठा है और 2-4 चले गए, सभी लोग जाएंगे। वो सेक्शनल हो गया, उनका अपना इंटरेस्ट है, उनके अपने बेटरमेंट के लिए हो गया। अब जैसे आप देखते हो यूनियन होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट में भी जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके यूनियन है। सर लॉयर्स ठीक की है, डॉक्टर्स की यूनियन होती है। लॉयर्स के भी होते हैं, बार एसोसिएशन वगैरह, डॉक्टर्स के भी होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, सर है ना, तो फैक्ट्री इनके अपने वर्कर्स के। फैक्ट्री वर्कर्स के। ठीक है, तो आप जानते हो यूनियन के बारे में, आपने सोशलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था, यस सर। Yes, है ना? sir. तो ये अगर इनके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्ट्राइक वगैरह पे जा सकते हैं। ठीक है, इनमें चेंजेस तो होते हैं, डिविजन्स तो होते हैं, हायरार्की तो आप देखोगे, बट इनमें जो है जब रिक्वायरमेंट होती है, जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो एक साथ मिलके वो स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। ये लाइन याद आ रहा है, मैंने डिस्कस किया होगा, यस सर। है ना? मेटल वर्कर्स। यस सर, आपने रशियन रिवॉल्यूशन में किया था, वहां पे हाँ। मेटल वर्कर्स जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्वालिफाइड मानते थे, लेकिन लास्ट में सारे वर्कर्स ने एक साथ जाके और पीजेंट्स के साथ मिलके जो है उन्होंने एक मास मूवमेंट किया था, और मेंशेविक्स ने वहां पे गवर्नमेंट बना ली थी स्टार्टिंग में। मेंशेविक ने, चलो ठीक है, तुमने अभी इधर थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर किया है, ठीक है, समझ में आया। तो सेक्शनल हो गया वो, ठीक है, वर्कर, एम्प्लॉय, बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट। समझ में आई बात? अपने रिक्वायरमेंट को, उनका पर्टिकुलरली अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, पूरे सोसाइटी का नहीं है। ठीक है, अब सोसाइटी वाला जब हो गया तो वो जनरल हो गया, उसमें डिफरेंट सेक्शनल वाले भी आ जाएंगे। समझ में आई बात? ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी अगर ग्रुप बना कि वहां सोसाइटी में एक चेंज लाना है, तो ये डिफरेंट जो सेक्शनल है ये भी क्या हो जाएंगे, इसी के पार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सर FICCI क्या होगा? क्या? सर फेडरेशन ऑफ। अभी आएंगे, अभी हम लोग आएंगे Okay, अभी। ठीक है, इसको रीड करो। Sometimes these organizations are not about representing the interest of one section of society. They represent some common or general interest that needs to be defended. The members of the organization may not benefit from the cause that organization represents. The Bolivian organization FEDECOR is an example of that kind of an organization. In the context of Nepal, we noted the participation of human rights organizations. We read about these organizations in class 9. देखो, These ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या फेडेकोर जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि ये अगर प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो इनका कोई अपना बहुत बड़ा रोल है या फिर इंटरेस्ट है, उसको कराना ही चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स का क्या है? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यस सर। पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा था बताना? सर ये सर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन 9 सर लास्ट चैप्टर था।
Guantanamo Bay, डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक यस सर, राइट, ये सर ठीक है। डेमोक्रेटिक ये राइट्स जब में वो लास्ट में प्रेसिडेंट के इनके राइट्स कुछ कलेक्ट ऐसे करने जाते हैं पर हाँ, तो ह्यूमन राइट्स ये देखते हैं पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट वो फंडामेंटल राइट्स उस ह्यूमन राइट को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है। ह्यूमन राइट्स और भी बहुत सारी ह्यूमन राइट्स मतलब ओवरऑल ह्यूमन के जो राइट्स है, ह्यूमन के पास राइट्स होने चाहिए, ठीक है, दैट दे शुड बी ट्रीटेड वेल, अगर वो कल्प्रिट भी हैं तो भी उनके साथ जो है सही तरीके से बर्ताव किया जाए, और ये सब ब्ला ब्ला। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये देखते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमन राइट्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं सभी इंसानों के साथ। तो वो क्या है, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका अपना पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं है। थ्रू आउट द ग्लोब या थ्रू आउट द नेशन और स्टेट वो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स प्रॉपरली फॉलो किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन पावर है, वो जिसके साथ चाहें जैसा चाहें वैसा सलूक कर सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तो अपने हिसाब से काम करेंगे, प्रेशर अगर रहेगा तो वो भी एक लिमिट के साथ काम करेंगे। समझ में आ रही है बात? उनको भी डर रहेगा कि अगर ये ह्यूमन राइट्स वाले हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो पब्लिक में जो है कि अनरेस्ट हो सकता है, अनरेस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हमें वोट नहीं मिलेगा, उनका करियर भी किस पे आ जाएगा, कोलैप्स हो खतरे में सकता आ है, जाएगा। खत्म हो हाँ जाएगा। खत्म हो जाएगा। सही है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। These second type of groups are called promotional groups or public interest groups. They अंडरलाइन, promote collective rather than selective good. They ठीक है। aim to they aim to help groups other than their own members. For example, a group fighting against bonded labor fights not for itself but for those who are suffering under such bondage. In some instances, the members of a public interest group may undertake activity that benefits them as well as others too. For example, ये BAMSEF. PIL याद है आपको? PIL याद है, पब्लिक इंटरेस्ट Yes, Litigation, public Litigation. public interest litigation. हाँ, सर ठीक है, कोई तो वो दूसरा भी ऐसा कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हाँ, तो जिसके ऊपर हो रहा है वो नहीं करेगा, कोई और उनके बिहाफ पे कर सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक एट लार्ज, वो भी प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पे थ्रू एन इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है? PIL जुडिशरी। में हाँ, PIL, PN भगवती, फादर ऑफ PIL, मैंने बताया होगा। ये सब होता है, लेकिन PIL में जिसके जिसके लिए किए जाती है उसका कंसेंट चाहिए होता है। उनका कंसेंट तो चाहिए होगा। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है ज्यादातर, ठीक है, उनके अलावा बहुत सारे लोगों का उनमें जो है कि इंटरेस्ट है। पब्लिक एट लार्ज स्पेसिफिकली किसी एक के लिए नहीं होता है वो, इसीलिए उसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ओके सर। हाँ, उनकी सहमति मिले ना मिले, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल BAMSEF, अब यहाँ पे देखोगे BAMSEF, यही क्वेश्चन आया था NTSC में पिछली बार, शायद पेपर उठा के देखो, आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा आई थिंक, जो सीरियस होंगे। Yes, सर आ रखा है। हाँ, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन is an organization largely made up of government employees that campaign against caste discrimination, ठीक है। It addresses the problem of its member who suffer discrimination, but its principal concern is the social justice and social equality for the entire society. तो ये क्या है? BAMSEF एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये कास्ट स्पेसिफिक है, ये कास्ट स्पेसिफिक नहीं है, मेन इसका काम क्या है? सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी लाना सोसाइटी। समझ में आई बात? BAMSEF। Yes, नाउ sir. द नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? मूवमेंट ग्रुप्स। तो कोई और बच्चा पढ़ ले, कोई भी एक स्टूडेंट। सर यस, नाम बताओ। सर उदय पढ़ोगे? चलो ठीक है, बताना होगा आप लोगों को नाम कोई किसको पढ़ना है, ठीक है। मुझे नाम ज्यादातर याद नहीं रहते, और प्लस सभी लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता, जो कैमरा ऑन कर लेते हैं उनको देख पाता हूँ, जो नहीं करते नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना होगा। Yes, sir. मूवमेंट ग्रुप्स। As in the case of interest groups, the groups involved with movements also include a very wide variety. The various examples mentioned above
already indicate a simple distinction. Most of the movements are issue specific movements that seek to अंडरलाइन achieve a single objective within a limited time frame. Others are more general or generic movements that seek to achieve a broad goal in very long term. The ठीक है Nepalese movement for democracy arose with the specific objective of reversing the king's orders that led to suspension of democracy. In India, Narmada Bachao Andolan is a good अंडरलाइन example of this kind of the movement. The movement started with the specific issue of the people displaced by the creation of Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. Its objective was to stop the dam from being constructed. Gradually, it became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development that required such dams. Movements of this kind tend to have a clear leadership and some organization, but their active life is usually short. These single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. The environmental movement and the women's movement are examples of such movements. वेट There is अब थोड़ा सा वेट करो मूवमेंट एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है ठीक है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है अचानक से बहुत बड़े पैमाने पे लोग मोबिलाइज हो जाते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक गोल को अचीव करना चाहते हैं ठीक है और जैसे वो अचीव होता है फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं ठीक है अब उसमें जो वो मूवमेंट है उसमें आपके जो है प्रेशर ग्रुप्स भी कई सारे प्रेशर ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सेक्शनल और फॉर अ सोसाइटी जो आपने पढ़ा प्रमोशनल ग्रुप्स ठीक है वो सब है उसमें बट वो स्पॉन्टेनियसली सभी लोग उसमें इवॉल्व हो जा रहे हैं उसमें ये नहीं है कि मिडिल क्लास हैं ज्यादातर या फिर लोअर स्टाटा से हैं कोई भी आ गया उसमें ठीक है और उसमें डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से कि कुछ अब चेंजेस लाओ ठीक है ये चेंजेस लाओ वो चेंजेस लाओ वॉट एवर चेंजेस दे आर लाइकिंग फॉर दे आर लुकिंग फॉर अरे वो चेंजेस आना चाहिए और उसकी जो टाइम पीरियड होती है बहुत शॉर्ट होती है उसकी क्या होती है टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होती है ठीक है अब जैसे कि आपने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट था एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक चला फिर स्टॉप फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ठीक है इसमें ये नहीं कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा सभी एक साथ आओ जितना ज्यादा लोग आओगे उतना ज्यादा प्रेशर जितने ज्यादा लोग आओगे उतने ज्यादा प्रेशर होगा प्रेशर ठीक है अल्टीमेटली करना प्रेशर ही है हम पढ़ क्या रहे हैं प्रेशर के बारे में ही पढ़ रहे हैं प्रेशर किसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बट थोड़ा सा उसको कैटेगराइज किया गया है कुछ सेक्शनल है कुछ प्रमोशनल है कुछ को कह दिया कि वो मूवमेंट सभी लोग उसमें आ गए ठीक है अल्टीमेटली प्रेशर ही बनाना है किसके ऊपर बनाना है दोज हु आर इन पावर ठीक है नेपाल वाला जो आपने मूवमेंट देखा वो भी एक सही है इस जो है थोड़े टाइम के लिए एक साथ सभी आते हैं मूवमेंट करते हैं फिर जैसे वो फुलफिल हो जाता है ठीक है डिमांड डिस्पर्स हो जाते हैं जैसे आप देखोगे निर्भया के केस में भी बड़े पैमाने पे लोग मूवमेंट कर रहे थे ठीक है आप नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया है उसके लिए भी मूवमेंट इतने बड़े पैमाने पे हुआ ठीक है हालांकि सरदार सरोवर डैम बना बट उसने कई सारे अब देखो सरदार सरोवर डैम बन तो गया बट कई सारे उसमें ऐसी चीजें हैं जो कि कंसिडर की गई वाइल कंस्ट्रक्टिंग दैट डैम हम एनवायरनमेंट को देखेंगे और फ्लड ना आए ठीक है डैम को इतनी मजबूती से बनाएंगे ठीक है जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको अच्छा कॉम्पनसेशन देंगे इस तरीके से चीजें वहां पे आएंगी जब आप प्रेशर करोगे तो चेंजेस आएंगे जब आप प्रेशर नहीं करोगे तो ठीक है चल रहा है तो चलने दो समझ में आ रही है बात यस सर हाँ कोई Yes, sir, ऐसा understood. मूवमेंट को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाती कि नहीं ये मूवमेंट है तो इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन पीपल स्पॉन्टेनियसली आते हैं एक साथ और उस मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं ठीक है जैसे कि स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसा बताओ जिसमें कि आपने देखा हो रियल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया हो कुछ ऐसा मूवमेंट के बारे में बता सकते हो आप देखा हो पढ़ा हो चलो पढ़े हुए पे भी आ जाते सर जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो हो सकता है इसमें काउंट समवेयर दिल्ली था पूरे इंडिया में था चलो एक तरीके से था वो भी मूवमेंट ही था ठीक है चलो और
सर जो दिल्ली में सर दंगे हुए सर थे, एनआरसी सीए। यस सर, एनआरसी सीए में जो हुआ था। सर रायोट्स वगैरह। और वो तो उसमें राइट्स हो गए थे, शालीन बाग। मूवमेंट। नो सर सीए। अच्छा, कुछ और बताओ जो कि बहुत ज्यादा थ्रू आउट इंडिया देखा गया। चलो अब उसमें मूवमेंट में नॉन सर कॉपरेशन, होम सिविल रूल डिसोबीडियंस, मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, वो तो बहुत पहले है, चलो ठीक है। तो इसी तरीके सर से नंबर ऑफ सर मूवमेंट्स आप, हाँ 2018 में जो एससी और एसटी जो एक्ट लाया गया था उसके पूरा हाँ देश बंद हुआ। हाँ, एस सी एस टी एक्ट ऑफ 1989 जुडिशरी ने कहा था, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट, इसमें तो राइट्स भी देखे जा रहे थे, लोगों ने मूवमेंट कम राइट्स भी देखे जा रहे थे। तो मूवमेंट ये होता है जो कि एक पीसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। लोग चेंजेस चाहते हैं, निर्भया वाला सबसे बड़ा मूवमेंट था, ठीक है, जो कि लॉ बनाने के लिए लोगों को, लेजिस्लेचर को कंपेल कर दिया कि यू आर कंपेल्ड टू डू changes in our constitution and your IPC and all. There should be a law to punish all the culprits, चाहे वो किसी भी एज का। तो इसी तरीके से आपने से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा, है ना। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं जो स्पॉन्टेनियसली आते हैं, वर्क, एक स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करते हैं और फिर डिस्पर्स। सर चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, हम ये फिर कह सकते हैं कि all movements, all journal movements include little bit violence as well. लिटिल बिट Violence. नो, दैट शुड नॉट इंक्लूड वायलेंस। मूवमेंट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत वायलेंस ऐसे नहीं हो, वायलेंस जिससे कैजुअलिटीज। सर मेजोरिटी तो सर वायलेंस ही होते हैं सर। मेजॉरिटी में वायलेंस होते हैं, जैसे तो सर वायलेंस तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट मूवमेंट में वायलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सर पुलिस स्टेशन में थोड़ा अब ये डिस्ट्रक्शन बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मूवमेंट था, टेरी आंदोलन, चिपको मूवमेंट था, ठीक है, इसमें क्या वायलेंस देखा आपने? थोड़ा बहुत तो वायलेंस देखा होगा आपने, बट ब्लड शेडिंग नहीं हुई, कैजुअलिटीज नहीं हुई, है ना। मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। सर अगर हम कोई पॉलिटिशियन के बारे में सर अगर हम कुछ गलत दिखाते हैं, मतलब उसका भी पुतला बना के सर फायर वायर होता है सर, ऐसे भी न्यूज में देखे हैं सर, ऐसे वही ही, वायलेंस में कंसीडर करा जाएगा। हाँ वो तो एक प्रेशर, उसको तो देखो पुतला वगैरह बना के जब हम वो दिखा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि वो, ऐसा हम शो करना चाहते हैं कि दिस पीपल शुड नॉट बी, शुड नॉट हैव राइट टू लिव, ठीक है। वो गुस्सा दिखाया जाता है उनका पुतला जला के, तो सर वो ठीक है, उनको फील कराया जाता है कि दैट वी नो लॉन्गर लाइक यू, ठीक है, यू शुड नॉट बी इन पावर, यू शुड रिजाइन इधर, है ना। तो इस तरीके। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ नापाम, ये पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, अंडरलाइन कर लो, is an organization of organizations. Various movement groups struggling on specific issues are constituents of these loose organization, which coordinates the activities of large number of people movement in our country. So now and नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, अब ये क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मूवमेंट कभी हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है, तो वो मेक श्योर कि सारा वो थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मूवमेंट हो, और जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, ठीक है, इशू है, उस इशू को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, या गोल है तो उसको अचीव किया जाए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे कांग्रेस वाला आपने पढ़ा और स्वतंत्र भारत पढ़ा, तो स्वतंत्र भारत अगर चैंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैन इंडिया पे आ रहा है। वो पैन इंडिया आया क्यों? क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी के नेम पे आ रहा था, ठीक है, और गांधी जी एक नेशनल फिगर बन चुके थे उस समय। अलग अलग जगहों पे अगर गांधी जी के नाम पे अगर आप देख रहे हो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पैन इंडिया हो गया। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट तो है एक स्पेसिफिक जगह पे, बट वो क्या हो गया, फैल गया। सब ब्रिटिशर्स जान गए कि एक रीजन से आ रहा है प्रोटेस्ट, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ठीक है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि उनका एक कोई हेड है, हेड ऑफ हेड्स। समझ में आ रही है बात? तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट भी उसमें से एक है। ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सर बड़े लेवल पे होता है, बड़े पे, नेशनल इसीलिए नाम है।
सर ये आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्म हुआ था। हाँ, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके क्या है, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स? रीड करो, हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस? आई थिंक ऑलमोस्ट डन। रीड करो, who will read now? Anyone else? Vishesh Goyal, I can Yes, sir. read करो एक बार। सर दे से करना है, they will try to gain. How do they influence politics? हाँ, आप ऐसे पढ़ो। How do they influence politics? Pressure groups and movements exert influence on politics in a variety of ways. They try to gain public support and sympathy for their goals and their activities by carrying out information campaigns, organizing meetings, filling petitions, etc. Filing petitions, etc. Most of these groups try to influence the media into giving more attention to these issues. ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये कैंपेन करेंगे, कैंपेन लॉन्च करेंगे, पेटिशंस फाइल कर देंगे कोर्ट में, ठीक है, और नहीं तो फिर मीडिया का हेल्प लेंगे। मीडिया का हेल्प लेने से आपको मालूम है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया, ठीक है, तो मीडिया का हेल्प लेंगे तो मीडिया को बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, और मीडिया भी एक टीवी में हो गया, आपका टीवी वाला मीडिया हो गया, एक आपका न्यूज़पेपर वाला हो गया, है ना, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, तो उसके अलग अलग हेल्प से क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर फ्रांस में, ठीक है, फिलोसफर्स के अगर आइडियोलॉजीज नहीं प्रमोट हुई होती तो रेवोल्यूशन नहीं आया होता। वही ना हुआ, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्स रूसो। यस सर, वॉल्टेयर, ठीक है, इनके आइडियाज डिसेमिनेट नहीं होते, ठीक है, जब अगर वो सेंसरशिप नहीं हटता 1789 में, तो लोगों को कैसे पता लगता? वहां पे तो मास क्या थी, इलिटरेट थी। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। हाँ, कंटिन्यू करो विशेष। They often organize protest activity like strikes or disrupting government programs. Workers' organizations, employees' associations, and most of the movement groups often resort to these tactics in order to force the government to take note of the demands. Business groups Continue. often employ professional lobbyists or sponsor expensive advertisements. Some persons from pressure groups or movement groups may participate in official bodies and committees that offer advice to the government. देखिए, बिजनेस ग्रुप्स का भी अपना क्या है, प्रोफेशनल लॉबिस्ट है, जो कि उनके हित के लिए काम करते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन का भी अपना क्या है, अपना इंटरेस्ट है, दे आर डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इफ दे विल नॉट गेट प्रॉफिट, ठीक है, तो वो व्हाई दे विल वर्क। तो वो प्रोफेशनल लॉबिस्ट, कुछ स्पॉन्सर पीपल को पीआर एजेंसीज वगैरह होती हैं, तो ये सब क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू और जो है कि डिफरेंट मीडियम के थ्रू वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं व्हाटसोएवर, ठीक है। तो उनका एक अपना इंटरेस्ट बना रहता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रेशर है, प्रेशर ग्रुप की तरह ही एक्ट करते हैं। एक प्रेशर में सेक्शनल आप कह सकते हो, जो कि गवर्नमेंट में प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जितने भी डिमांड को फुलफिल कराने की कोशिश करते हैं। उनका कोई मेंबर हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें वो बैठे और गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि हम क्या चाहते हैं, मींस दैट पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप। यस सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि वो फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के वक्त, जिसके वो अपना इंटरेस्ट रखते हैं। यस, उसको थोड़ा सा और ब्रॉडन करेंगे, ठीक है। चलो मुझे थर्ड वाला पॉइंट नहीं आया समझ में, जो बिजनेस ग्रुप वाला। बिजनेस ग्रुप वाला, बिजनेस का भी अपना एक इंटरेस्ट होगा इफ दे आर वर्किंग। यस, ज्यादातर लोग कौन है, अमीर हैं या गरीब हैं? गरीब है। गरीब है। मूवमेंट निकालोगे, प्रेशर निकालोगे, अगर प्रेशर ग्रुप बनाओगे तो उसमें ज्यादा लोग कौन आएंगे, अमीर या गरीब? गरीब। गरीब अगर आएंगे तो किसकी डिमांड रखेंगे, गरीबों वाली डिमांड रखेंगे या अमीरों वाली? गरीबों वाली। गरीबों वाली। तो गवर्नमेंट अगर गरीबों की ही डिमांड फुलफिल करेगा तो कहीं ना कहीं पैसे देने वाली ही बात आएगी। पैसा कहाँ से आएगा, अमीरों से या फिर गरीबों? बिजनेस क्लास से ही आएगा। बिजनेस क्लास से आएगा, ठीक है। तो और बिजनेस क्लास या तो फिर टैक्स दे, क्लास को भी या तो गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर होगा। बिजनेस वाला क्लास को जब भी मिलेगा जब वो थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, थोड़ा वो प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसे कहो,
ठीक है, अब वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या जैसे कर रहे हैं वो बात की बात है, तो उनको प्रॉफिट होगा, उनको प्रॉफिट से मतलब है, तो वो भी तो अपना एक रखेंगे सर्टेन वर्कर, समझ में आ रही है, स्पॉन्सर जो कि उनको इंटरेस्ट को भी संभाल के रखे, गवर्नमेंट के सामने रखे, that if we are working here we need these kind of benefits at least, these are our demands, this demands should also be fulfilled। और एक ही बिजनेसमैन नहीं अपना रखता है, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन रखते हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी लगे अरे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसा है और ये लोग एक बात कह रहे हैं, अगर इनकी बात नहीं सुना हमने तो ये पैसा नहीं देंगे, कल को काम नहीं करेंगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी फैलेगी। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो वैसे ही हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जो है जनरेट करेंगे, समझ में आ रही है बात। अल्टीमेट गोल इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अदरवाइज जो भी एसेट है, जो पीपल एज रिसोर्स है, वो किसमें चेंज हो जाएगी, लायबिलिटी में चेंज होगी। नेशन का जीडीपी जीएनपी कैसे बढ़ेगा, बीपीएल से अबव एपीएल ले आना है, वो कैसे होगा, समझ में आ रहा है। 2-3 चैप्टर मैंने इसमें मर्ज किया है। यस सर, समझ आ रहा है। यस, इकोनॉमिक्स के साथ बहुत सारे चैप्टर आपने इसमें मर्ज कर दिए। ठीक है, लॉबिस्ट मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं लॉबिस्ट को, लॉबी होती है मतलब ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोफेशनल्स का लॉबिस्ट। तो उनका काम यही होता है, मूवमेंट करना। उनके बिजनेस क्लास के पीपल के डिमांड को फुलफिल करवाने की हेल्प करते हैं, वो डिफरेंट वे से करते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लॉबिस्ट जो है गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए कमिटीज वगैरह में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करो। While interest groups and movements do not directly engage in party politics, they seek to exert influence on political parties. Most of the movement groups take a political stance without being a party. They have political ideology and political position on major issues. The relationship between political parties and pressure groups can take different forms, some direct and others very indirect. In some instances, the pressure groups are either formed or led by the leaders of political parties or act as extended arms of political parties. For example, most trade unions and student organizations in India are either established by or affiliated to one or the other major political party. Most of the leaders of such pressure groups are usually activists or leaders of party. अच्छा, प्रेशर ग्रुप में आप ये भी देखते हो कि बहुत सारे ऐसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके एक्सटेंडेड आर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके एक्सटेंडेड आर्म जैसे कि आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई, एबीपीपी, ये सब नाम सुना है आपने? यस सर, यस सर। ये सब ये पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सटेंडेड आर्म्स है। अब इनके बारे में देख लेना, गूगल कर लेना, दे आर द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो उन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं वहां पे स्टूडेंट्स में, ठीक है। स्टूडेंट का भी अपना चुनाव होता है, आप भी जाओगे ग्रेजुएशन में तो आप देखोगे अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में वहां पे चुनाव शुरू हो जाएंगे। आप भले ही डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो बट वहां चुनाव में चले जाओगे, ठीक है, और वहां पे आपको वोट देना होगा, अपना लीडर कौन होगा, ये स्टूडेंट यूनियन। तो वो सब क्या एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, वो भी एक तरह से प्रेशराइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जब मैंने आपको पढ़ाया तो एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन था इसके बारे में। उसके जो है लैक ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पब्लिक ओपिनियन को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। पढ़ा है फंक्शंस में, तो वो पब्लिक ओपिनियन शेप कैसे करते हैं, इसी मेंबर्स को। अब वो उसमें जो मेंबर्स हैं उसमें आप ओवरलैपिंग भी देख सकते हो। पता लगा उसमें से एक मेंबर जो है सेक्शनल ग्रुप का भी है, ठीक है, एक सेक्शनल ग्रुप का है, प्रमोशनल ग्रुप का है, ऐसे हो सकता है। और वो एक नेता है, पॉलिटिशियंस है, ठीक है। अभी कभी उसने पावर में आया नहीं है वो, बट वो आप सोशल एक्टिविस्ट ऐसे मान लो, सोशल एक्टिविस्ट मान लो, ठीक है। तो वो उसमें आप देखोगे अलग अलग जगहों पे वो देखा जा सकता है, बट जब वो अलग अलग जगहों पे आता है तो उस अलग अलग जगहों पे जो काइंड ऑफ प्रेशर बिल्डअप होता है उसको डिमार्केट किया गया है अलग अलग तरीके से। अल्टीमेटली हो प्रेशर ही रहा है, प्रेशर ही कराया जा रहा है, प्रेशर ही लाया जा रहा है, बट उसको हम अलग अलग तरीकों से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्या जरूरत है इन ट्रेड यूनियंस की, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिमांड करता है, प्रोटेस्ट करता है स्ट्रीट पे आके, या यूनिवर्सिटी में करता है, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी फुलफिल करेगा? यूनिवर्सिटी कौन देख रहा है, स्टेट का होगा या तो सेंट्रल का होगा? स्टेट का होगा तो स्टेट के जो पॉलिटिशियंस होंगे जो पावर में हैं, उसको स्टेट यूनिवर्सिटी की नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी होगी।
यस सर, समझ में आ रही है बात? सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में करेगा कौन? पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है। समझ में आ रही है ये सब सारी बातें? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, ये ग्रीन यहाँ पे आ जाओ, अभी पढ़ते जाओ, लगभग वही सारी चीजें हैं, ऑलमोस्ट डन है, रीड करो। आदित्य वर्मा आप पढ़ो। Okay. Sometimes political parties grow out of movements. For example, when the Assam movement led by students against the foreigners came to an end, it led to the formation of Assam Gona Parishad. The roots of अंडरलाइन, वेरी parties इंपॉर्टेंट, like important the for DMK NTSC. and AIADMK in Tamil Nadu can be traced to a long-drawn social reform movement during the 1930s and 1940s. In हाँ, most अब कुछ cases, मूवमेंट, अब कुछ मूवमेंट से हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी बन जाती हैं, ठीक है। अब लोकपाल वाला मैंने जब आपको बताया अन्ना हजारे, तो वहां से भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन के आई है जो आज रूल कर रही है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली सर पंजाब। लेकिन अन्ना हजारे जो लीडर था सर वो तो गया, और ये जो आपको ऐसे कहना चाहिए गए, ठीक है वैभव, आपको इस तरीके से कहना चाहिए, जब किसी का आप नाम ले ही रहे हो तो रिस्पेक्ट के साथ लीजिए, ओके, गए कहना चाहिए आपको बेटा। ओके सर। कंटिन्यू। सर तो जब वो गए तो फिर उनके अलावा कोई और कोई लीडर कैसे एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने? नहीं, उनके साथ था, उनके साथ वेट, उनके साथ थे और उनके जो है कि बहुत करीब थे, हर जगह वो भी थे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ता है इन सब चीजों का। तो खुद लीडर नहीं बने? वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांधी जी थोड़ी वो जो है आप, वो क्या थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। समझ में आ रही है बात? आपको लगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गांधी जी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया? नो नहीं सर। और क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे? नो सर। हाँ बन सकते थे, सॉरी सर, बन सकते थे। हाँ बट नहीं बन रहे, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ। In most okay, cases, तो ये याद रखना, असम गाना परिषद, ठीक है, ये बना फिर डीएमके आईएडीएमके 1930s 40s में बना है। कंटिन्यू। In most cases, the relationship between parties and the interest of movement groups is not so direct. They often take positions that are opposed to each other, yet they are in dialogue and negotiation. Movement groups have raised new issues that have been taken up by political parties. Most of the new leadership of political parties comes from interest of movement groups. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप अगर देखा जाए, इंटरेस्ट ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप से निकल के लोग जो आते हैं उन्हीं को उसमें क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है, या फिर उनको उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। अब जैसे पब्लिक फिगर जो बन गया उसको इंक्लूड कर लिए। अब आप देखोगे अलग अलग लोग, चाहे वो जेएनयू में हो, चाहे वो गुजरात में हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, मास मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिससे उनका क्या हो जाता है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप जैसे कोई करंटली रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा आप बोल दो तो जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, या फिर कुछ ऐसा कि कहीं ना कहीं सच्चाई बता रही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको सपोर्ट मिलेगा ऑपोजिशन पार्टी से। ऑपोजिशन पार्टी जो है कि आपको कहेगी यस ही हैज द करेज, ठीक है, कुछ लोग भी होंगे तभी आप बोलोगे। आप सपोज जेएनयू में हो और आपका एक लीडर हो, तो आपको ऑब्वियसली स्टूडेंट वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के उसके फिर दोस्त वगैरह और ऐसे फिर बढ़ जाता है। फिर ऑपोजिशन पार्टी अगर उसमें घुस गई तो भी आपका थोड़ा सा नाम हो गया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे नाम होता चला गया, और बाद में अगर आपको बोलने में, आपको जो है आपके अंदर बोलने की क्षमता है, आप लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक है, आप अच्छे एक स्पीकर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि फिर बनने लगती है और आप एक जो है पॉलिटिशियन बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। समझ में आई बात? सर कन्हैया कुमार का हमने सुना। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हो, तो ऐसे होता है। इसमें देखो सब सेक्शन में भी कुछ पार्ट दिए होंगे, ठीक है, उसको भी आप एक बार पढ़ के फिर डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है ओवरऑल, अब ये समझ लो कि इस प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट से हमें क्या समझने को मिला। हमें ये समझने को मिला कि हम जो है कि इस स्ट्रगल से, मूवमेंट से प्रेशराइज करके, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, उनसे हम जो है डेमोक्रेसी में चेंजेस ला सकते हैं। हमें कुछ चेंज लाना है डेमोक्रेसी में तो हमें इकट्ठा होना होगा, कलेक्टिवली वी कैन ब्रिंग सो, ठीक है।
अगर हम प्रेशराइज नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो पावर में है वो हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं करेगी। ठीक है, वो डिमांड को तब तक नहीं फुलफिल करते हैं जब तक कि उस डिमांड को रेज न किया जाए। उस डिमांड को रेज करोगे, ठीक है, तब गवर्नमेंट उस डिमांड को, और वो डिमांड ऐसा नहीं कि कुछ उस डिमांड से गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट रिलैक्स रहेगी। ठीक है कि ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसे लोगों को डिमांड नहीं फुलफिल करेगी जिससे गवर्नमेंट के ऊपर हार्म ना पहुंचे। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे लोगों की डिमांड फुलफिल करती है जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर हार्म पहुंचे। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज, उनको लगेगा कि बड़े पैमाने पे लोग आ गए हैं, अगली बार वोट नहीं मिलेगा, काम करेंगे। उनको लगा कि अरे सारे बैंक एम्प्लॉय हड़ताल पे चले गए हैं, अगर डिमांड फुलफिल नहीं किया तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इकोनॉमिक, ठीक है, हर्डल्स क्रिएट होंगे, काम करेंगे, डिमांड को फुलफिल करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे। मतलब जो ऑलरेडी स्टेटस है उस स्टेटस में चेंजेस आ जाएंगे जब हम स्ट्रगल करेंगे, मूवमेंट करेंगे। बस्तर रिवेलियन आपने पढ़ा होगा, बस्तर रिवेलियन में किस तरीके से जो है उस वो मूवमेंट जो था, तो रिवेलियन जो था, उसमें पूरी तरीके से रियायत तो नहीं मिल पाई, बट यस जो पहले डिसाइडेड एरिया था उस डिसाइडेड एरिया को रिड्यूस करा दिया गया। यस सर, वहां पे लोगों ने लाल मिर्ची वगैरह से रिविलियन करा था और गवर्नमेंट को मना लिया था कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कम कर दें। समझ में आ रही है बाकी बच्चों को जो भी मैं कह रहा हूँ? यस सर। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नाम वगैरह था वो आप ध्यान रखिएगा, उसमें आपके एग्जाम में आ सकता है, उससे रिलेटेड। डीपीपी सॉल्व करिए, डीपीपी अभी मैं डायरेक्ट कर दूंगा, थोड़ी देर में आ जाएगी डीपीपी, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अब डाउट क्लास आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, टाइम आपका हो गया डाउट क्लास का। अब आपके स्पेसिफिक जो भी डाउट हैं, जिन बच्चों के डाउट हैं वो डाउट पूछिए। सर प्रेशर ग्रुप्स का सर हम क्या डिसएडवांटेज ले सकते हैं? प्रेशर ग्रुप्स का डिसएडवांटेज, प्रेशर ग्रुप, अब ऑलरेडी देखो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और वो कुछ ऐसी चीज कर रही है जो कि नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, किसी एक सेक्शन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है, तो हो सकता है उसका हम डिसएडवांटेज भी फेस कर सकते हैं। डे टू डे वर्किंग ऑफ डे टू डे गवर्नमेंट एक्टिविटी को हैम्पर पहुंचा सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैम्पर पहुंचा सकते हैं, नॉर्मल पीपल के डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अब जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक वगैरह, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इम्पैक्ट हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ग्रुप। अब आपने पढ़ा कि अभी कोई बच्चा कह रहा था शाहीन बाग कैसे कुछ कहा था किसी बच्चे ने, तो वहां पे अगर लोगों ने इकट्ठा होकर अगर कुछ डिमांड रखा, रेस किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां से कम्यूट कर रहे हैं, उनको जाम में फंसना पड़ेगा। एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। सर ये जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस ये सब क्या होता है? ये तो आदित्य वर्मा बताएंगे, बताइए। नहीं सौम्या बताओ तुम। तो उसने लेफ्ट कर दिया। वेरी गुड, कौन बताएगा? तो बोर्शी है इसमें क्लास में? ओके, कौन बच्चा बताएगा? आदित्य सिन्हा आप बताओगे? अनन्या पांडे भी निकल गई, ठीक है। तो कोई बच्चा इसमें ऐसा है जिसको याद है क्लाइमेट का जेट स्ट्रीम? सर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस तो सर वहाँ मेडिटेरेनियन रीजन से सर फ्लो होके सर आता है, और गुजरात साइड में। यस सर सर, स्पीड शायद से उनकी याद है 112 किलोमीटर पर आवर। जेट स्ट्रीम की हाइट होती है 12,000। जेट स्ट्रीम, चलो अच्छा सुन लो वैभव, आपने इस टॉपिक से तो नहीं है, फिर भी आपने जब 9th का पूछा है तो थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। जेट स्ट्रीम आप देखोगे थ्रू आउट द ग्लोब नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम्स आर ब्लोइंग, ठीक है। इस जेट स्ट्रीम से क्या होता है, जो ओवरऑल वेदर और क्लाइमेट होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो उसको गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम इंडिया में जो है पर्टिकुलरली 2 जेट स्ट्रीम, एक ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक है सब ट्रॉपिक वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है समवेयर फ्रॉम मेडिटेरेनियन, उसी साइड से ब्लो होके आती है, फिर वेस्टर्नली फ्लो भी होता है। 12,000 मीटर इसका हाइट होता है ट्रोपोस्फियर में। तो थ्रू आउट द इंडिया ये फ्लो करता है, थ्रू आउट द ईयर ये इंडिया में फ्लो करता है, बट इन समर वो टिबेटन प्लेट्यू के
जो है इंटेंसली हीटेड अप होने के कारण वो क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है टिबेटन प्लेट्यू की तरफ। जब टिबेटन प्लेट्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो जो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ इंडिया में नहीं हो पा रहा था, अब वो क्लाउड फॉर्मेशन इंडिया में होगा। अब वो क्लाउड फॉर्मेशन जब इंडिया में होता है, जो या फिर जो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ इंडिया से आ रही है, वो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन कर पाएगी। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो विंड आ रही थी मॉइस्चर लेकर, वो भी जो क्लाउड फॉर्मेशन किया वो आएगी, और वहाँ पे नदर्न इंडिया में, नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या होती है, फिर बारिश होती है। और ये मतलब सर ये तिब्बतन प्लेटू से राइज होकर जो है टिबेटन नॉर्थ ईस्ट। प्लेट्यू, अब देखो वैभव, आपको ये बात तब समझ में आएगी जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें इंटरलिंक्ड है। अब टिबेटन प्लेट्यू की तरफ जेट स्ट्रीम क्यों जा रहा है? हीट सर के वो कारण। इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है, क्योंकि वो हीटेड अप है। तो इंडिया भी तो हीटेड हब है उस समय। लेकिन सर वहां पे जो कोरियोलिस फोर्स भी तो काम करती है ना शायद। इंटेंसली हीटेड अप। अब लो प्रेशर दो एरिया में है, तो हवा किस तरफ जाएगी? जहां पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर होगा। टिबेटन प्लेट्यू के केस में ये है, और उसमें हाइट भी है टिबेटन प्लेट्यू की 12,000 मीटर, सॉरी 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे हीट ज्यादा यहीं पे होगा, दिस पोर्शन, है ना। तो ऑब्वियसली जेट स्ट्रीम वहां से पहुंच जाएगा नदन में। ओके सर। और सर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अब देखो होता क्या है, जब मेडिटेरेनियन से ओरिजिनेट होता है, एनटीएससी में कई बार पूछा भी गया है, तो ओरिजिनेट होकर जब ये इंडिया की तरफ आता है, ठीक है, तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस तब होता है जब कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक फ्रंट क्रिएट होता है। वो फ्रंट क्या होता है, उस फ्रंट के वजह से साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, उस फ्रंट की वजह से क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो साइक्लोन आता है वो उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इंडिया में, जितना कि आपके बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, आंध्र प्रदेश, और ट्रांजिशन पीरियड में होता है जब मॉनसून वापस विड्रॉल हो, हाँ, रिट्रीटिंग में, तो उससे बारिश होती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, बट ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखी जाती है। बारिश वगैरह भी जो है कि इसकी वजह से होता है इंडिया में, ठीक है। और राबी क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलरली देखा जाता है, विंटर टाइम में बारिश होती है, तो इसी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, और वो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत क्या होती है, अच्छी होती है। और उसमें जो है कि आप राबी क्रॉप के लिए महावत उसको कहा जाता है, ठीक है। वैभव विशाल। यस सर बस यही तक अभी पढ़ा है मैं, और आगे पढ़ रहा हूँ चैप्टर। पढ़ते रहो। मैं इसको एक जब क्लास लूंगा ना तो उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है, 9th वाला। और बाकी बच्चे बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेड द साइमन कमीशन? विच प्राइम मिनिस्टर constituted Simon Commission? विच प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड साइमन कमीशन? प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? ये आपके डीपीपी में है? नो सर, ये एनटीएससी के क्वेश्चन पेपर में है। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या है सर? ऑप्शन है रॉबर्ट वॉलपोल, स्टैनली बाल्डविन, रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल। दूसरा ऑप्शन क्या बताया था? सर ये तो लंदन में जो सर स्टैनली बैडविन है। यस सर। हाँ सर ये देखो आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, ठीक है, ब्लैडविन वाला, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके सोशल्स के किताब से मिल जाएंगे। सर स्टैनली ब्लैडविन तो उस समय वहां लंदन में थे ना, प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड में। हाँ, या तो इंडिया उन्होंने में तो साइमन कमीशन में, टोरी गवर्नमेंट बनी थी, पीएम उन्हें वही थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया और भेजा साइमन कमीशन। ये पिछले साल के एनटीएससी में आई थिंक क्वेश्चन है ना? यस सर। तो ये दिल्ली में तो नहीं है? यस सर, दिल्ली में ही है सर, दिल्ली में है सर, दिल्ली में है। और कोई डाउट है किसी का? सर सिविक्स से रिलेटेड डाउट था। बोलो सर, आपने कहा कि सर एक जो इंडिया में सर हमने पढ़ा है कि जो मेजर नेशनल पार्टीज बनती है वो कभी ना कभी अलायंस, स्टेट पार्टी के अलायंस से बन पाती है। तो सर मेजर फिर से रिपीट करो, क्या कहा आपने? सर जो इंडिया में नेशनल पार्टीज बनती हैं, जो अपनी गवर्नमेंट बनाती है लोकसभा में, वो स्टेट पार्टी का सहारा लेके ही बनती है, कोalition करके बनती है।
हाँ बन सकती हैं, अगर उनके पास जब सीट नहीं मिली है, जब वो बहुमत में नहीं है, पूर्ण बहुमत मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं है, तब वो हेल्प लेती हैं। और अगर है भी, अगर वो एक अलायंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक पहले से अलायंस बना हुआ है, एनडीए और यूपीए, अगर उसका पार्ट है तो भी वो बनाएंगे गवर्नमेंट। सर तो पहले अगर चल ऐसा हुआ तो जो जिस स्टेट पार्टी ने उसे कोalition में हेल्प किया, क्या हम उसे स्टेट पार्टी को भी नेशनल पार्टी में कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि सर ऐसा क्यों सर, क्योंकि तो पूरा कोalition ही नेशनल बन गया ऐसे तो। नहीं तो नेशनल है, बट वो पार्टी नेशनल नहीं है ना। आपने बना तो दिया गवर्नमेंट नेशनल लेवल, बट आप पार्टी नहीं, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। आपने अगर कंडीशन फुलफिल किया होता तो आपको, वो तो एक सर्टेन पैरामीटर है जिसमें कि किसी भी पार्टी को हम नेशनल, स्टेट या फिर लोग को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हम करते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, वो तो एक काइंड ऑफ रिकॉग्निशन है। आप स्टेट पार्टी थे बट आपने कंटेस्ट किया इलेक्शन, आपको कुछ जो है सीटें मिल गई, आप ठीक है, आपको कोलिशन गवर्नमेंट में जाइए अगर आपकी अच्छे से बनती है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट आप पॉलिटिकल पार्टीज आपसे साथ बनाना चाहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, तो आप जा सकते हो। सर मेरे को एक और डाउट था 9th क्लास में से ही, मतलब मैं अभी वो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ जो मेरे कवर नहीं होते, तो उसी में से डाउट है हिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 4 पैस्टोरलिस्ट से पहले वाला, कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेस्ट एंड कॉलोनियलिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। यस सर, फॉरेस्ट सोसाइटी। तो सर उसमें जो लास्ट में जावा का पार्ट दिया हुआ था जिसमें बोला गया था कि उसमें भी सेम टू सेम मतलब रेफरेंस दिया हुआ था, तो सर जावा के केस में और इंडिया में जो जो चीजें हुई उन सब में डिफरेंस क्या है? बहुत मेजर डिफरेंस नहीं थे, वेस्टर्न यही कंट्री है ना, डच वहां पे हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, है तो वेस्टर्न। मेन क्या एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वो इंडिया कर रहे हैं, वो वहां पे जावा के कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां के जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट थी इंडिया से, वहां पे कलंक्स के बारे में पढ़ोगे, वहां पे की अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, हालांकि सेम चीजें यही थी लगभग। वहां पे जो सिस्टम था लोगों से काम कराने का, उसमें उन्होंने रख दिया उसका नाम ब्लैंक डॉन्ग डाइनस्टाइन सिस्टम, है ना। वहां में सैमिन्स चैलेंज को आप देखोगे, ठीक है, किस तरीके से सैमिन्स चैलेंज, यहाँ पे भी आपने पढ़ा बस्तर रीजन में किस तरीके से लोग आपस में नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से पूछते हैं, वहां पे भी लोग क्या करते थे, वो क्वेश्चन मार्क उठाते थे लोगों के, डच पीपल पे, कि हाउ यू आर, व्हाई यू आर रेगुलेटिंग थिंग्स ओवर हियर, यू हैव नॉट क्रिएटेड विंड, सॉयल, सनलाइट, यू डोंट हैव द राइट टू डू सो। तो लगभग चीजें एक जैसी ही थी, ठीक है, बट वहां पे सोसाइटी अलग थी, ऑब्जेक्टिव वही था, एक्सप्लॉयटेशन, डच का हो चाहे ब्रिटिशर्स का हो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वहां पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। अब स्कॉल्ड अर्थ पॉलिसी भी, अब इसमें स्कॉल्ड अर्थ पॉलिसी भी देख लोगे, हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था बट वहां पे था, ठीक है। डिफरेंस में अगर देखोगे तो जापान क्योंकि अपने इंपीरियल ड्राइव पे था, तो उसने जो है उस पे इंडोनेशिया पे कब्जा करना चाहा जावा पे, तो वहां पे जो भी स्कॉल्ड अर्थ पॉलिसी, जो भी फाइल्स थे फॉरेस्ट के, सबको जला दिए गए। जापान आता है वो फिर जलाता है, उसको भी अपना जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है ना। समझ में आ रहा था सर? यस सर। हाँ बोलो विशेष। लीचिंग की वजह सर मतलब लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? क्या सर ये लीचिंग की वजह सर मतलब लेटराइट सॉइल कैसे फॉर्म होती है? लेटराइट सॉयल है, लीचिंग की वजह से जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, लोअर स्ट्राटा में चले जाते हैं, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर यूज करेंगे तो फिर से वो फर्टाइल हो जाएंगे। लीचिंग में क्या होता है, उसके जो टॉप मोस्ट लेयर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिल्टर होकर नीचे डाउन में चले जाते हैं या लीच आउट हो जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। लेटराइट इज द काइंड ऑफ सॉइल। हाँ सर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स या फिर किसके न्यूट्रिएंट्स? सॉइल, ऑब्वियसली सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, है ना। ओके सर, सर खालसा मूवमेंट किसके अगेंस्ट हुआ था? खालसा मूवमेंट, यस सर, जब सिक्स ने सर अपनी रीजनल स्टेट बिल्डिंग बनाई थी सर पंजाब में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सर। सिख ने बनाई थी, खालसा मूवमेंट क्यों जानना है आपको, ये पहले बताओ। सर मैंने पढ़ा था ना एक जगह। कहाँ पढ़ा था? सर 8th में पढ़ा था। तो खालसा मूवमेंट देखो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, लोग कहते हैं सेपरेटिस्ट, तो खालसा क्या, खालिस्तान, ठीक है। तो खालिस्तान जो है समवेयर क्या था कि अलग करना, अलग अपना सेपरेट, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोगों के कोर्स में नहीं है, तो कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो? यस सर।
ये खालिस्तान वाला और फिर ये सेपरेटिस्ट वाला, वैसे आप देखो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। खालिस्तान का लैंड ऑफ द खालसा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? किसने पूछा था ये? आर्यन? यस सर। पाठक? हाँ। और कोई क्वेश्चन पूछो सिलेबस से रिलेटेड। तो वैसे आपने पढ़ा कहाँ था खालसा मूवमेंट? यस सर, पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी में पढ़ा था सर। हाँ, वो सेपरेटिस्ट है, ठीक है। उनको सेपरेट नेशन और ये सब आइडियोलॉजी को कर। और किसी का डाउट? और किसी बच्चे का डाउट है? सर जर्मनी में जो सर ट्रीटी ऑफ वेना थी वो सर एक बार बता दो। ट्रीटी ऑफ वियना, ओके। सर वो जर्मनी में जो हुआ था, साइंड हुआ था, पीस ट्रीटी जो थी। उदय शर्मा, आप बताइए। यस सर। बताइए, आप लोगों को बताया है? यस सर, जर्मनी हाँ। सर बहुत सारा सर मनी, सर अमाउंट तो याद नहीं सर, बहुत सारा मनी लिया था और सर उसकी बहुत सारी टेरिटरीज भी ले ली थी। और सर उसके, यस सर, और उसकी वजह से सर जर्मनी को इतना ज्यादा मनी देना पड़ा कि उसकी करेंसी उसने इतनी छापना शुरू कर दिया कि उसमें अगर ऐसा केस हो गया कि इतने सारे में पूरा ट्रैक्टर भर के ले जाना पड़ता था, तभी हमें ब्रेड मिलती थी। याद नहीं है आपको? वैभव कैथित, आप बताइए। ट्रीटी ऑफ वियना, वैभव, आप क्लास में हो ना? वैभव, वैभव वैभव क्लास में है? यस सर। और कोई बच्चा जिसको ट्रीटी ऑफ वियना जानता हो? क्या पढ़ाया था मैंने ट्रीटी ऑफ वियना में, या पढ़ा हो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है जिसमें वॉर से रिलेटेड जो भी कैजुअलिटीज होती हैं, ठीक है, वॉर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो जर्मनी पे मर दिया जाता है, जर्मनी के ऊपर लगा दिया जाता है। वॉर गिल्ट, यू आर द वन जिनके वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू पे फॉर इट। क्या कहा उनसे? यू विल हैव टू पे फॉर इट। उनकी अपनी कॉलोनीज चली गई, उनके पॉपुलेशंस में रिडक्शन, उनके टेरिटरीज चली, मतलब इंडस्ट्रीज भी ले ली थी। हाँ, उनके कॉलोनीज और उनके जो है पॉपुलेशन में रिडक्शन, प्लस उनके जो है कि 6 लाख टेरिटरीज, यूरोज का सर कंपनसेशन लगा था उनपे, जर्मन्स हाँ, पे। उनके टेरिटरीज भी जो है कि उनसे ले लिया गया, ठीक है। उनके जो रिसोर्सेज थे, चाहे कोल हो चाहे आयरन हो, उसमें भी उनसे जो है कि वो उसके अंदर से चला गया था, मतलब उनके ऑक्यूपेशन से वो निकल गया था, ठीक है, जो ऑक्युपाइड कर रखा था उन लोगों ने। तो उनके ऊपर ये क्लॉज भी लगाया गया कि now you will have to pay some extra amount of money apart from all these things, you will have to pay extra amount of money, ठीक है। तो कितने बिलियन डॉलर का लगा था उनके ऊपर? सर 6 बिलियन पाउंड। यूरोस। यस सर, यूरो डॉलर। है, पाउंड है? सर यूरोस था उसमें तो। नहीं, फाइंड इट आउट, पाउंड होना चाहिए, ठीक है। यूरो तो 90s में आया था, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, और ये बहुत ज्यादा क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव था इनके लिए कि भाई। और आप जानते हो जब नाजी जब आया पावर में, उसकी कौन? वजह से हिटलर आया था सर। हिटलर आया। ये जो वाइमर जो वियना का ट्रीटी था वो अनजस्ट था, इतना ज्यादा जर्मनी के ऊपर प्रेशर बना दिया गया कि जर्मनी को पता ही नहीं लग पाया, जर्मनी अभी सोच ही नहीं पा रहा है कि कैसे हम रिवाइव करें, और उसी के ऊपर उसी दौरान ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ जाता है। तब जैसे हिटलर जैसे लोग लाइमलाइट में आते हैं, और फिर उसने ड्रामेटिकली क्या किया, चेंजेस लाना शुरू किया पूरे जर्मनी में। और लेबन सरम, आप जानते हो, अपने टेरिटरी भी वो बढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। यस सर। वैसे 9th वाला डिस्कशन होगा, एक बार फिर से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ। और बताओ, किसी का डाउट कोई? और सर फासिज्म की आइडियोलॉजी सर नाजिज्म से मिलती जुलती है? हाँ, फासिस्ट। ओके सर। सर मैसोलिनी था ना उसका तो लीडर जो था, मैसोलिनी। आप ना हिटलर को भी फासिस्ट कह सकते हो, ठीक है, मुसोलिनी भी था। और
और बच्चे, किसी बच्चे का डाउट है? सर वैभव। एनटीएस था। तनिष। सर एनटीएस से रिलेटेड था। तनिष फिर से रिपीट करो, आप क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दिया सर आपको। एनटीएस से रिलेटेड डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर अगर हम एनटीएस स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं सर, उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है? स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक नेशनल लेवल का आपने कंपटीशन बीट कर लिया। जब एक नेशनल लेवल का कंपटीशन बीट कर लिया तो कहीं ना कहीं अपने करियर में आपने कुछ ऐसे एक वैल्यूएबल चीज जोड़ ली है जिससे अब आपको एम्प्लॉयमेंट आया, फिर आपको एडमिशन्स में आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या एडमिशन में क्या होगा, वो हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ यू विल गेट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ पैसा मिलेगा, एक पॉकेट खर्च। तो इट इज थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा जिससे कि अपने आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को फुलफिल कर पाएंगे। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने करियर में आपने क्या कर लिया, कुछ ऐड कर लिया। ठीक है, एक नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करके। समझ में आई बात? यस सर। अब जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो, उन्होंने कहा कि दैट अब हम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपसे क्या करेंगे, वी रिक्वायर। आप कहोगे नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। कैसे अच्छे स्टूडेंट हो, बताओ जरा, अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे। ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है सर, बहुत कम लोग निकालते हैं, मैंने निकाला है। मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आपका ही रिजल्ट अच्छा होगा। समझ में आ रही है बात मैंने क्या कहा अभी? तो इसके ब्याह पे हो जाएगा सर्टिफिकेट के हिसाब से, मतलब सर थोड़ा रिलैक्सेशन बात करना, हाँ रिलैक्सेशन बात करोगे ना। अच्छे अच्छे बच्चों को सभी लोग रखना चाहते हैं अपने यहाँ। ठीक है, अच्छे बच्चों को सभी लोग अपने यहाँ रखना चाहते हैं, और ये प्रूव करोगे ये दिखा के। ओके थैंक यू। और सर प्रेजेंट टाइम की कुछ प्रेशर ग्रुप्स के एग्जांपल दे दीजिए आप, और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, इनके एग्जांपल्स प्रेजेंट टाइम के पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आपके, देखो प्रेशर ग्रुप की बात करोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक प्रेशर ग्रुप ही है। ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल पावर। तो आप नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जानते ही हो। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन, ये भी क्या है, प्रेशर ग्रुप्स है। और इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन NAPM के बारे में अभी बताया ही आप। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं। फिर आप स्टूडेंट लेवल पे आपने स्टूडेंट एसोसिएशंस वगैरह भी पढ़ा है। एसोसिएशंस वगैरह जो भी हैं सब क्या है, पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है। मीडिया पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट मीडिया आई थिंक आप जानते हो, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, है ना। समझ में आई बात? सुमेध सिंह गौतम ने पूछा था ना। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, और किसी बच्चे का कोई डाउट? जिस बच्चे का डाउट नहीं है, जिन बच्चों का डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। जिनका डाउट है वो आप डाउट में रखे क्लास में डाउट सॉल्व करिए। वैभव कथित, उदय शर्मा, डाउट है तो पूछिए। नितिन H इंडिया, अक्षिता तिवारी, कशिश कोई डाउट है आपका? हेलो सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। जब आंसर देना होता है तब तुम ऑडिबल नहीं रहते हो। अब जब आंसर नहीं देना होता है तब तुम सर मैंने पूरा सिस्टम रीस्टार्ट किया, उस टाइम माइक पता नहीं क्या हुआ, नहीं चला। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सर और बताओ। मैंने कोड पढ़ा था कहीं पे कि अ वीक। क्या पढ़ा था? सर वो भी से दोबारा पढ़ रहा है। लेफ्ट कर दिया। हाँ, अक्षित तिवारी, अक्षिता सॉरी, अक्षिता अक्षिता नो सर, नो डाउट। ओके। सर स्टूडेंट यूनियन क्या सर पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है ना सर? क्या सर स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स मतलब कंट्री की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है ना?
हाँ बिल्कुल, कंट्री या पॉलिटिक्स को क्यों नहीं इफेक्ट करेंगे। आने वाले दिनों में वही जो है पॉलिटिशियंस बनेंगे या फिर वो पॉलिटिकल डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में जाएंगे या वोटर्स बनेंगे, इफेक्ट तो करेंगे ही ना। स्टूडेंट्स लोगों का जो वोट है वो मायने रखता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो वोट करेंगे। सोसाइटी में अगर वो डिमांड करते हैं, उस डिमांड को भी फुलफिल किया जाना चाहिए, ठीक है। सर आपने पार्टिसिपेट किया इसमें? क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर वो कुछ ऐसी डिमांड रख रहे हैं तो उसके पीछे क्या कॉज है, इसको समझना होगा। हालांकि डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो नेशन के इंटीग्रेशन में हेल्प करे, ना कि डिसइंटीग्रेशन में। पावर बढ़नी चाहिए नेशन की, पावर घटनी नहीं चाहिए नेशन। हाँ बताओ। सर मनी एंड क्रेडिट से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ। सर सर द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। The rate at which सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट। सर उसमें है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, इंटरेस्ट रेट और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं। SLR और CRR ये तो कंपल्शन है, जो कि बैंक को मिनिमम जो है रिजर्व करना होगा, CRR जमा करना होगा, SLR अपने यहाँ। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट वैसे रेपो रेट होता है, जिससे कि सेंट्रल कमर्शियल जो RBI है उस रेपो रेट के जरिए लोन देता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। वैसे क्या दिया है करेक्ट ऑप्शन? सर बैंक रेट दिया है। बैंक रेट ही बचता है। ओके क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन था कि द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। रेट रेपो रेट होना चाहिए, बैंक रेट भी है, कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सर NTSC 2015 का उसमें था हाँ, क्वेश्चन पेपर। आपको मैंने बता दिया CRR SLR ये सब तो CRR भी होता है, जो कि बैंक क्या करता है, जमा करता है कहाँ पे, आपके RBI के पास। SLR अपने यहाँ मेंटेन करके रखते हैं। इंटरेस्ट रेट होगा नहीं, बैंक रेट है। वैसे मेन जो है आपका रेपो रेट है, चेक कर सकते हो इसको गूगल पे। बैंक रेट अब जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें बैंक रेट है आपका। सर हाँ सर वैभव ने अपना क्वेश्चन लिख दिया सर चैट बॉक्स में। किसने लिख दिया? सर वैभव पठायत ने। Sir, I read a quote somewhere that a weak opposition is equivalent to worse than having a dictatorship. Sir, what is its meaning? Can anyone tell, sir? Sir, I read a quote somewhere. Where you read this quote? तो देखो, डिक्टेटरशिप मीन्स अब जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ठीक है, और बहुमत के साथ है, तो आप जानते हो कि कोई भी लेजिस्लेशन होगा वो पास कर देगा, पर्टिकुलरली जो मनी रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फिर भी प्रॉब्लम होगी जब तक राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी ना हो। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है फंडामेंटल प्रोविजन आप जानते हो, वैसे भी नहीं वो चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उनको डिफरेंट स्टेट से, जब फेडरल स्ट्रक्चर है तो डिफरेंट स्टेट से उनको हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर उनको क्या करना होगा, रेटिफाई कराना होगा। तब ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से लोकसभा में भी मेजोरिटी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी और आपके हाफ ऑफ से ज्यादा लेजिस्लेचर में अगर वो है स्टेट के लेजिस्लेचर में, तब कहीं ना कहीं जो वो रूल होगा वो अथॉरिटेरियन हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर वीक है, ऑपोजिशन पार्टी अगर वीक है, ठीक है, अगर अब वो जो है कि रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन भी देखा जा सकता है। हालांकि पब्लिक पार्टिसिपेशन है, मैंने पहले ही बताया है ऑपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी, हु हैज द पावर? पीपल, यू नो, है ना, आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है, समझ में आया वैभव कथित? चलिए, आई थिंक टाइम ओवर हो गया। हम लोग नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन? सर लास्ट टाइम सर 1 पॉइंट सर, अभी आपने जब मैंने आपसे पूछा कि अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेशर ग्रुप्स बताइए, सर आपने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र करा सर, बट पॉलिटिकल पार्टी
किसके ऊपर प्रेशर बना रही है? क्योंकि सत्ता में तो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सत्ता में बैठना चाह रही हैं, वो किसी और को हटाना चाह रही हैं, पर प्रेशर ग्रुप्स का मेन मोटिव होता है कि उस पर्टिकुलर जो बैठा हुआ है सत्ता में उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि जो हम कह रहे हैं उसे करो। बट पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस सत्ता को हटा के बैठना चाह रही है, या फिर पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, तो हम किस तरीके से उसे प्रेशर ग्रुप कहें? प्रेशर ग्रुप में मैंने कहा कि आप उसको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ बिल्डिंग। प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप मूवमेंट क्या है? एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करना। ऑपोजिशन पार्टी जो है, या तो फिर कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो कि पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज हो गई, तो वो क्या कर सकती है, लोगों को मोबिलाइज कर सकती है। मोबिलाइज करके अपने जो है नीड को या सोसाइटी के नीड को, पर्टिकुलरली सोसाइटी यहाँ पे वर्ड यूज किया जाए, तो वो फुलफिल करा सकती है। जो गवर्नमेंट पावर में है उनके ऊपर प्रेशर बना सकती है। वो पावर तो लेना चाहते हैं, ठीक है, उनका ये है कि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है पावर शेयरिंग में, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग करनी है, बट दे आर ऑल्सो बिल्डिंग अप अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, ऑन दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप में आपको मैंने बताया कि यू कैन काउंट पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा आप जब थोड़ा और बड़े हो जाओगे और ज्यादा जब पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आएगा अल्टीमेटली चीज वही होनी है, प्रेशर बिल्डअप करना है। ऑपोजिशन पार्टी भी प्रेशर बिल्डअप कर रही है, हालांकि उसका अपना हिडन मोटिव्स है, वो पावर को शेयर करेगी बस, ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर शेयर करना चाहती है। और दूसरा प्रेशर ग्रुप है जो कि अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर, उसमें भी आप सेक्शनल देख सकते हो, प्रमोशनल देख सकते हो, जो एक सेक्शन से रिलेटेड है, अपने नीड को फुलफिल करना है, वो प्रेशर ग्रुप है। मूवमेंट देखोगे तो मूवमेंट में कौन है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती हैं, तो क्या हम उस मूवमेंट को मूवमेंट नहीं बुलाएंगे? एक प्रेशर ग्रुप में हो सकता है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो, ठीक है, तो क्या वो उसमें हम वो उसको काउंट नहीं करेंगे? ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो प्रेशर बिल्डअप करने की कंसेप्ट है। प्रेशर किस पे? जो कि पावर में, ठीक है, और वो डिफरेंट वे से किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरीके की एक प्रेशर ग्रुप है जो कि ऐसा करने की कोशिश करती है, बट पॉलिटिक्स में वो क्या करती है, अपने आप को इंक्लूड करती, इन्वॉल्व करती, ठीक है। थैंक यू सो आपकी मच। किताब में, हाँ, आपकी किताब में इतना ज्यादा इवॉल्व करके, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया है। जब हायर स्टडीज में जाओगे तो यही बातें आएंगी आपको समझने में, ठीक है। आगे बताओ और। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मिलते सर। हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस। ओके सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग।